हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स गो। फटाफट हम लोग आज शुरू करते हैं अपना ये सेशन। एफएम का एग्जाम अब ऑलमोस्ट सर पे है और हम लोग को एफएम की बहुत सारी तैयारी हमने करी भी है। अब एफएम को फटाफट लास्ट में रिवाइज करेंगे एक मैराथन स्टाइल में, एंड वी विल ट्राई कि यार हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस इनकलकेट कर पाएं ताकि हम अपने आने वाले एग्जामिनेशन में फोड़ सकें। मैं हूं गौरव काबरा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और फटाफट सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, जो नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाना। आज का हमारा टारगेट है 2, 2.5 या 3 घंटे, अब वो डिपेंड करता है कि हमारा टारगेट कब अचीव होता है, बट आज का हमारा टारगेट लंबा है। और आज हम करने वाले हैं कवरेज ऑफ 28 मार्क्स। पहले से सब डिसाइडेड था और उसी हिसाब से हम लोग आज का ये सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। आज के मैराथन के नोट्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में है। वैसे मैंने पहले ही आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस दे रखा है, एक ही गूगल ड्राइव में मैं बार बार डाल रहा हूँ सारी चीजें, तो आपके पास जो पुरानी लिंक है वही वर्क करेगी। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आ जाओ जी। गुड इवनिंग सर, प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द नोट्स। इट्स ऑलरेडी शेयर, डिस्क्रिप्शन में है। ओके, कैसे जा रहे हैं आपके अभी तक के एग्जाम्स, पहले ये बताओ फटाफट। अभी तक के एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं दोस्तों, जरा बताओ मेरे को। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आज सीए कैसा गया? सर आज का एमसीक्यू का आंसर मिलेगा क्या? आज का एमसीक्यू का आंसर, आज का एमसीक्यू मतलब कौन सा एमसीक्यू भाई? सीए का? सीए का एमसीक्यू आ चुका होगा मेरे ख्याल से, टीचर्स ने डाल दिया होगा। हाँ, एफएम का मिलेगा क्या? एकदम मिलेगा, टाइमली मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ओके ओके गए, एवरेज टफ, बहुत अच्छे सर। एफएम बीडीए से ही उम्मीद है। परफेक्ट। सीए वाज ग्रेट। ओएम एसएम में इश्यूज हैं? अच्छा सर, ठीक ठीक गया, टुडे पेपर वाज गुड, ठीक है। एफएम में कुछ कुछ समस्याएं हो सकती हैं। क्या समस्याएं उनके बारे में फटाफट बात कर लेंगे अपने, ठीक है। आओ जी, शुरू करते हैं अपने सेशन को। ज्यादा समय अपने स्पेंड नहीं करेंगे यार, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलो 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 चलो, शुरू करो। रिवीजन मैराथन हम लोग शुरू कर रहे हैं। कुछ दो चार बातें हैं जो फटाफट आपसे डिस्कस कर देता हूं ताकि अपने आगे बढ़ सके, ठीक है। चलो, डिस्कशन में पहली बात जो मुझे रखनी है वो ये है कि भैया पेपर पैटर्न का अंदाजा होना चाहिए। अगर पेपर पैटर्न का अंदाजा नहीं है तो कर लेना, ठीक है। पेपर पैटर्न का अंदाजा क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों से आने वाली है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी में भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2A की जो थ्योरी है वो आएगी एफएम से, और अगर हम बात करें 2B की तो वो आएगी बीडीए से, या फिर डीए भी बोलते हैं, बीडीए की थ्योरी से, ठीक है। एफएम की थ्योरी के लिए मैंने एक एफएम थ्योरी मैराथन पहले लिया हुआ है, तो आपको बस वो देख लेना चाहिए। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए फॉर क्वेश्चन नंबर 2A। इट मेक्स नो सेंस एट ऑल, एकदम भी सेंसिबल नहीं है। 2B के लिए अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं और 8A और 8B भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं जो कि बीडीए से आएंगे, एंड सारा का सारा अपनी स्टडी मैट से आएगा। तो जो जो एनरोल्ड बच्चे हैं मेरे साथ उनको पता है स्टडी मैट में बीडीए मैंने बहुत ही ज्यादा समराइज्ड वे में लिख रखा है सारा। इफ रिक्वायर्ड आप लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं करना चाहिए मेहनत, एटलीस्ट फॉर दिस। तो सबसे पहला मेरा एड्रेस इसी चीज को लेकर के है कि भाई थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या है। और थ्योरी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देयर इज अ ग्रेट चांस कि आप प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं फंसने वाले हो। अगर आप फंसते हो तो आपको थ्योरी बचा सकती है। अब थ्योरी में, एफएम थ्योरी में आपको बता चुका हूं कैसे करना है, बीडीए थ्योरी में मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अब ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़ना चाहिए। सर कितना समय देना चाहिए इसमें? मैक्सिमम पूरी थ्योरी मिलाकर के 3 से 4 घंटे का समय आप दे सकते हैं। सर कब दिया जाए? कभी भी, जब आपकी इच्छा करे। आज रात को करना, आज रात को कर सकते हैं, कल शाम के बाद करना कर सकते हैं, परसों सुबह भी कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। ये सारा आपके हाथ में है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक की। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 सारा का सारा प्रैक्टिकल्स है, एंड इसको सॉल्व करने के लिए अब कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए, नॉलेज कम। अगर आपका कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट है आपसे सवाल बनेंगे, अगर आपका कॉन्फिडेंस ऑन पॉइंट नहीं है सवाल नहीं बनेंगे, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का जो हमारा पूरा सेशन है ये इसी के
इर्द गिर्द बिल्टअप है कि भाई प्रैक्टिकल्स हमसे बने, क्योंकि एट द एंड आप कितना भी थ्योरी अटेम्प्ट कर लो, कुछ भी कर लो, प्रैक्टिकल्स बनाए बिना आप इस पेपर को नहीं निकाल पाओगे, और इस पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल्स पे हमारा डेफिनेटली फोकस होगा। एंड नाउ जंपिंग ऑन टू एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज की सर कैसे क्या तैयारी की जा सकती है? तो एमसीक्यूज में आई गिव यू अ बुकलेट, करेक्ट। ऑब्वियसली वो बुकलेट इंपॉर्टेंट है, जिनके पास में नहीं है डाउनलोड कर लेना और इसको एग्जाम से पहले रिव्यू करके जाना। मैंने इसमें पहले से आंसर्स को बोल्ड कर दिया था, तो वो आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता है पूरी आपकी इस जर्नी को। एंड इसके अलावा आप एमसीक्यू के लिए इंस्टीट्यूट का जो एमसीक्यू बैंक है, कई लोगों ने डाउनलोड ही नहीं किया होगा, कर लेना और इसको भी रिव्यू करके जाना। सर इसको रिव्यू क्यों करना है? सर इसको रिव्यू इसलिए करना है क्योंकि मुझे ऐसे सुनने को मिला है कि इंस्टीट्यूट इस एमसीक्यू बैंक से क्वेश्चंस एज इट इज दे रहा है। अब ये कितना क्या दे रहा है, मेरे पास में फीडबैक लिमिटेड पेपर्स के लिए है, लेकिन जिन भी पेपर्स के लिए ऐसा मुझे बताया गया कि 15 में से 4-5 तो मिनिमम फंस रहे हैं फ्रॉम एमसीक्यू बैंक्स, व्हिच इज अ गुड थिंग। ऐसे आमतौर पे ये पहले भी फंसता था, जैसे हमने जो बुकलेट की बात करी है इसमें बिट क्वेश्चन सारे कवर्ड हैं, तो 4-5 इसमें से भी फंस जाएंगे, करेक्ट। इसके अलावा इसी बुकलेट के अंदर हमने स्टडी मैट भी इंक्लूड किया है, तो 2-3 उसमें से भी फंसेंगे। तो ऐसे कर करके अलग अलग इंस्टीट्यूट के सोर्सेस से क्वेश्चंस फंसेंगे। जाहिर सी बात है एमसीक्यूज पे आपको अच्छा खासा ध्यान देना होगा। सर बीडीए की थ्योरी पे एक और इंपॉर्टेंट बात ये सुन लो कि बीडीए की थ्योरी तुमसे रटी नहीं भी जाए तो पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि उसमें से आएंगे एमसीक्यूज, और अगर एमसीक्यूज आपको बनाने हैं तो बीडीए की थ्योरी देख के तो जानी पड़ेगी। इसमें 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू के आने चाहिए मेरे हिसाब से, एंड 5 क्वेश्चन यानी एडिशनल 10 मार्क्स फ्रॉम बीडीए एज वेल। सो दैट summarizes the entire thing for you कि FMBDA ओवरऑल पेपर पैटर्न कैसा नजर आएगा। फॉर दोज वो जस्ट लाइक FM, उनको सिर्फ FM पसंद है, आप FM के भरोसे 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन 10 मार्क्स का जो पेपर है जो कि MCQs में है वो BDA पढ़े बिना नहीं होगा। एंड फॉर दोज हु आर अफ्रेड ऑफ प्रैक्टिकल्स, तो आपके लिए 28 मार्क्स का थ्योरी का अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 7 मार्क्स जो अपॉर्चुनिटी है एफएम का, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, रिवॉर्ड बहुत कम है। एंड इसके अलावा 10 मार्क्स का आपका एमसीक्यू भी आएगा। सो फॉर दोज हु आर थिंकिंग थ्योरी इग्नोर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, करना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल पक्का आ रहा है। दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें से एक सवाल पक्का आ रहा है, मेरे हिसाब से फंड फ्लो आ रहा है। एंड तीसरा जो है वो है कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है। जिसको पूरा सेशन नहीं देखना है, हल्के फुल्के में जानना है, उनको मैं बता दूं, रेशियो आपने जितने भी क्लास में क्वेश्चंस किए हैं उनको रीडू कर लो, आपका रेशियो तैयार हो जाएगा। यानी आपने जहां से भी क्लास करी है, मेरे से या कहीं और से, आप रेशियो को तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नंबर 2, कैश फ्लो फंड फ्लो में अगर आपने अकाउंट्स में मेहनत करी, एग्जाम आप दे चुके हो, तो फिर आपको कैश फ्लो फंड फ्लो में रिलेटिवली और इजी स्तर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर बड़ा स्तर का क्वेश्चन आया तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा एग्जाम में कि आप इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे या छोड़ोगे, ऑप्शन में निकालोगे, वो आपको लास्ट टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा। आमतौर पे कैश फ्लो फंड फ्लो का सवाल कई बार बहुत बड़ा आ जाता है, बट इन मोस्ट केसेस छोटा सा आता है, सिंपल सा आता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाने लायक आता है। तो ये एक चीज है जिसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि कैश फ्लो फंड फ्लो अकाउंट्स वालों का अगर तैयार है, आपने अकाउंट्स दिया था, तैयार है उसमें, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। हालांकि हम अभी रिव्यू करेंगे काफी सारे सवाल। एंड फिर आता है कंपैरेटिव कॉमन साइज एंड ट्रेंड, तो इसका एक ही जवाब है, इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट में 6 क्वेश्चंस है मेरी नजर में, शायद 5 to 6 क्वेश्चंस आर देयर इन द इंस्टीट्यूट स्टडी मैट। ये पूरा देख के जाओ, सिमिलर क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो यहां आपका काम हो जाता है आसान। इसके अलावा अगर इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट के बियॉन्ड कुछ करना है, तो इस सेशन में जितना कुछ मैं करा रहा हूं उनको और करके चले जाओ, आपके व्यारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। एंड लेवरेज के लिए भी सेम यही कहाना, आज हम लेवरेज भी कवर करेंगे, तो लेवरेज के लिए भी सेम यही कहानी है, जो क्लास में आपने जितने सवाल किए हैं उनको रीडू कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर सारे सवाल देखने चाहिए क्या? अगर आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं तो सारे देख लीजिए, या मैक्सिमम देख लीजिए, इजी क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, ट्रिकी क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिए, एंड वैसे करके कीजिए। सर आज हम कितने क्वेश्चंस रिव्यू करेंगे? तो यार आज हम रिव्यू करने वाले हैं टोटल 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, इट्स लाइक गिविंग द एग्जामिनेशन ट्वाइस। यस, एग्जाम 2 बार दे देने जैसा है, तो भाई बहुत क्वेश्चंस है टू रिव्यू, एंड हम एक एक करके उनको आराम से हौले हौले रिव्यू करेंगे।
इरादा ये है कि हम यार कॉन्फिडेंस डेवलप करें, हम ये सीखें कि सवाल बनाते कैसे हैं, ना कि ये देखें भैया इंपॉर्टेंट सवाल दे दो भैया, हम इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे और एग्जाम में जाकर के फोड़ देंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं इंपॉर्टेंट यदि दे दूंगा ना और कल को पेपर उसके हिसाब से ना आए तो आप वहां एकदम हक्के बक्के हो जाएंगे। हक्के बक्के नहीं होना है, और उसके लिए 60-40 स्ट्रैटेजी और बहुत सारी स्ट्रैटेजी से मैंने आपको कस के रखा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे का भी सवाल बनाने का, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो लास्ट काम है वो आज कंप्लीट करेंगे। और ऑब्वियसली कल भी वापस सेशन है, कल सुबह 8 बजे से शुरू करेंगे हम लोग। कल का सेशन जितना मैंने प्लान किया था बड़ा सारा, उतना शायद नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्टन करूंगा, जो भी करूंगा वो मैं आपको कल बता दूंगा। अभी शुरुआत करते हैं विद टूल्स, एंड इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेशियो का। एक सिंपल सा सवाल है जो हमारा इंतजार कर रहा है। आओ जी, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये एग्जाम में आया हुआ है तो आप एग्जाम का स्तर समझ करके चलिएगा। जून 2024 में दिस क्वेश्चन केम, एंड उस समय ये कैसा लग रहा था स्टूडेंट्स को, और आपको अभी कैसा लग रहा है, या फीचर आउट कीजिए। सवाल देखो, अब इस तरह के सवाल बहुत कॉमन है। इसमें क्या होगा ना, दे विल गिव यू सर्टेन इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन देख करके आपको सबसे पहले ये समझना है कि भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एनी वैल्यू विच इज गिवन इन रूपी टर्म्स। अगर रूपी टर्म में दिया है तो उसी से शुरुआत होगा। यहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है रूपी टर्म्स में, इससे शुरुआत नहीं होगा। ये भी क्यों है? क्योंकि इसके पीछे भी मैंने आपको एक लॉजिक दिया था कि आपको पहले बैलेंस शीट अगर बनानी है तो बैलेंस शीट के बड़े बड़े आइटम निकालने पड़ेंगे, पिलर्स खड़े करने पड़ेंगे। तो आपको इक्विटी पता करना है, आपको फिक्स्ड एसेट पता करना है, आपको करंट लायबिलिटी, करंट एसेट पता करना है। इन्वेंट्री तो उसके अंदर का आइटम है ना, तो ये यूज नहीं होगा। फिर आते हैं दूसरे, जीपी दिया हुआ अपने को, तो जीपी दिया हुआ है ना, तो जीपी से अपना रास्ता शुरू होगा एंड विल स्टार्ट विद जीपी, एंड उसके बाद सेल्स वेल्स तक पहुंच जाएंगे। कैसे होगा सवाल देख लेते हैं। क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है 2 महीने का, सेल्स अगर एक बार आ जाए तो उससे डेटर्स निकल जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड दिया हुआ है या रेशियो दिया हुआ है तो इससे इन्वेंट्री निकलेगा। सप्लायर दिया हुआ है तो इससे सप्लायर निकलेगा, और जीपी दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है जीपी का परसेंटेज दिया हुआ है तो इससे सेल्स निकलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, और इन्होंने पूछा भी है, देखो अपना काम आसान हो गया, ये पूछा है सेल्स बताओ। तो सेल्स के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला हर किसी को पता होना चाहिए, सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। अब ये वाला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जीपी बाय जीपी मार्जिन। ये फॉर्मूला लगाते ही आपका सेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 लाख रुपीस का दिया हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट एंड जीपी मार्जिन वाज गिवन 25%, सो रिजल्टिंगली सेल्स इज इक्वल टू 12 लाख रुपीस। ये आपका सेल्स आ गया। अब सेल से हर कुछ आ जाएगा, जैसे कि हमको डेटर निकालना है तो डेटर होगा उसका 2 महीना करके, तो 12 लाख का अगर आपका सेल है तो उस पे इंटू 2/12 करते ही डेटर्स आ जाना चाहिए। लेट्स सी डेटर्स कितना आ रहा है, तो भैया डेटर्स अपना यहाँ पे आ रहा है 2 लाख का, तो जो आपने डिस्कस किया वो एग्जैक्टली वैसा ही है। आगे अपने बढ़ते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चाहिए। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भाई चैट में बताओ तो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किस किस को आता है, किस किस को नहीं आता है? ये रेशियो भी आपको पता है कि नहीं पता है, ये बताओ। बोलो भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डू यू नो दिस? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कई बच्चे अब इसमें गुमसुम हो गए, भैया क्या होगा, कैसे होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके फॉर्मूले में हम लेते हैं कॉग्स और नीचे लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉग्स लेना है तो आपके पास होना चाहिए सेल्स, सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा जीपी। सेल्स है मेरा 12 लाख, जीपी है मेरा 3 लाख, तो मेरा कॉग्स आ गया 9 लाख का। अब 9 लाख को अगर मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करूं तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं फॉर्मूले में। अब देखिए यहां मैंने लिखा है एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉग्स बाई आईटीआर। अब सर ये फॉर्मूला आपने कैसे लगा दिया डायरेक्ट? थ्रू प्रैक्टिस, क्योंकि आईटीआर का फॉर्मूला होता है कॉग्स बाई एवरेज इन्वेंट्री। आईटीआर का फॉर्मूला होता है कॉग्स बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो इस एवरेज को यहां ले जाऊं और आईटीआर को यहां ले जाऊं, पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। एंड ये फॉर्मूला हमने यहां बनाया। कॉग्स अपना आया हुआ है 9 लाख का, 9 लाख का कॉग्स डिवाइडेड बाई टर्नओवर विच इज 8, टर्नओवर रेशियो विच इज 8, तो यहां पे अपना एवरेज आया 1,12,500। अब इसके आगे के भी फंडे मैंने आपको बताए हैं कि अगर आपका एवरेज आ रहा है 1,12,500, तो इसको मैंने ऐसे समझाया था आपको कि भाई आपका ओपनिंग दिया हुआ है 1,05,000, आपका एवरेज आ रहा है 1,12,500, तो इन दोनों में अगर 12
सॉरी 7,500 का डिफरेंस है, तो इधर और इधर में भी 7,500 का ही डिफरेंस होगा। ये भी मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, करेक्ट। तो ये अगर आप काम करेंगे तो यहां पे आप जोड़ेंगे 7,500, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आई थिंक 1,20,000। तो ये अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। देखते हैं पहले तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछा है क्या? हाँ भाई पूछा है। तो इसको आप लॉन्ग कट से भी कर सकते हो, शॉर्टकट से भी कर सकते हो, मैं बोलूंगा लॉन्ग कट से करना बेटर रहेगा। तो उसमें हम एवरेज को लिखेंगे एज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव ओपनिंग, वी ऑलरेडी हैव एवरेज, तो हम इससे अब क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री इंटू 2, इसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे एंड वी विल गेट अवर क्लोजिंग इन्वेंट्री एज वेल। अब आया एक इंपॉर्टेंट चीज, वो है सप्लायर का पता लगाना। सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन के लिए चाहिए परचेज। अब सवाल में परचेज निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे परचेज इज इक्वल टू कॉग्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नाउ दिस इज आल्सो अ वेरी क्रिटिकल फॉर्मूला। अगर आप कॉग्स से ही क्रेडिटर्स निकालने जाओगे तो गलत हो जाएगा। यू नीड टू कैलकुलेट परचेज फर्स्ट, और वो परचेज निकलेगा कॉग्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके, ओपनिंग स्टॉक लेस करके। नाउ इफ यू आर फाइंडिंग दिस कि यार ये थोड़ा सा ना ऐसा ट्रिकी है, या इतना तो हमको करना पड़ेगा क्या, तो मैं आपको बता दूं ये बेयर मिनिमम है। एग्जाम में रेशियो का जो भी सवाल आएगा, इतना आपको तड़क भड़क आना चाहिए करना, इतना आपको इधर उधर दौड़ना आना चाहिए। अब क्रेडिटर परचेज से निकलेगा, ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह डेटर्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स इनटू एसीपी बाई 12 करके, तो वो चीज, ये बेसिक चीजें जो आपको आनी पड़ेंगी। एवरेज इन्वेंट्री अगर दिया है, ओपनिंग दिया है, तो क्लोजिंग कैसे निकालते हैं ये सीखना पड़ेगा। एंड इसीलिए ये पहला सवाल मैंने रिव्यू कराया, आगे ऐसे भी और सवाल हैं, तो आपका और कॉन्फिडेंस यहां पे और एलिवेट होता जाएगा। ठीक है, चलो जी, ये सारी चीजें हो गई। हमको जो जो पूछा गया था हम सभी कैलकुलेट कर लिए। सेल्स डन, सन्ड्री डेटर्स डन, क्लोजिंग इन्वेंट्री डन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इज आल्सो डन। कैसे? अगर हमारा एक बार परचेज आ जाए, जो कि यहां आया 9,15,000, तो परचेज आते ही हम उस पे अपना क्रेडिटर्स का जो टाइम पीरियड दिया हुआ विच इज 1 मंथ, वो लगा देंगे 1/12 ऑन द परचेज अमाउंट, एंड इससे रिजल्ट आ जाएगा। और परचेज कैसे आया, ये फॉर्मूला लगाया कॉग्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमने 1,20,000 पता किया, 1,05,000 का ओपनिंग स्टॉक वाज गिवन, एंड वी इजीली कैलकुलेटेड परचेज विच इज 9,15,000। बोलो जी, सिंपल है, गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चे लोग। चलो ये हो गया पहला सवाल, मैंने इसको कैटेगराइज किया था एज इजी। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन विथ सेल्स। आगे अपने को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। पूछा क्या है, तो भैया लास्ट में अपने को बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। ठीक है, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब दे और आपकी शुरुआत सेल्स से करे, मतलब ये है कि ये डायरेक्ट मेथड का सवाल है। डायरेक्ट मेथड का सवाल बनाने के टाइम कैश फ्लोज पता करते जाओ, आपका काम हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले सेल्स। क्या सेल्स आपका कोई कैश फ्लो है? हाँ एकदम है। क्या इनफ्लो है? कौन सी कैटेगरी में जाएगा? सीएफओ में जाएगा भैया, सीएफओ में। तो ये रहा 96 लाख रुपीस का सीएफओ में जाएगा सेल्स। ठीक है, फिर आया कॉग्स। कॉग्स इज 75% ऑफ सेल्स। 96 लाख का 75% कितना होता है, कैलकुलेट करो। 96 लाख का 75% होता है 72 लाख, सो दैट विल गो इनटू कॉग्स। ये भी सीएफओ में जाएगा। ये एक नेगेटिव आइटम है, यानी कि आउटफ्लो आइटम है। ठीक है, आगे अपने को बोलता है कि ट्रेड पेबल्स को हमने 2 लाख रुपए ज्यादा बैलेंस छोड़ा है देन द ओपनिंग बैलेंस। तो इससे क्या होगा, इससे अपने को पता चलेगा कि हमने क्रेडिटर्स को एक्चुअल में कितना पैसा दिया है। तो जितना भी हमने उनसे परचेस किया होगा उसमें 2 लाख रुपीस कम दिया होगा। कैसे पता चला? 2 उपाय है। या तो आप इसका एक लेजर बना लो, लेजर बनाओगे तो भी काम हो जाएगा। नहीं तो इस तरह से सोचा जा सकता है कि भाई जितना भी उसका बैलेंस रहा, मैंने उसके क्लोजिंग में उसके बैलेंस में और 2 लाख रुपए अटका दिए। इसका मतलब यह है कि ड्यूरिंग द ईयर जितना भी हमने यहां से परचेज किया होगा ना, उस परचेज में 2 लाख रुपए कम चुकाए हैं हमने। यस, तो वो भी किया जा सकता है। और ये यहाँ पे आपको सप्लायर्स को पेमेंट कितनी हुई है ये बता दिया गया है। आपने सप्लायर को पेमेंट किया 71 लाख का। दिस इज गोइंग टू बी योर सीएफओ। इसमें देखो मेहनत नहीं करनी पड़ी, हालांकि आप कर सकते थे परचेज निकाल करके, क्योंकि आपके पास में कॉग्स है, आपके पास में इन्वेंट्री आ जाएगा, उससे आप परचेज निकालोगे। परचेज में 2 लाख रुपीस आप फर्दर यहां पे करोगे 2 lakh more than the balance purchase CFO suppliers were paid 71 lakhs।
हाँ करेक्ट, 2 लाख रुपए आपने कम पे किए, सो 73 लाख का परचेस किया और उसमें से 2 लाख रुपए अटकाए तो 71 लाख का आपने पे किया। अब देखो मेरे हिसाब से ना ये वाली लाइन हो सकता है एग्जाम में ना भी आए, आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए। तो आप पहले परचेस कैलकुलेट करोगे और परचेस के बाद में उसमें से 2 लाख रुपए यहां से घटाओगे ताकि आ जाएगा सीएफओ 71 लाख। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग खर्चा सीएफओ है, आराम से चला जाएगा। टैक्सेस पेड सीएफओ आइटम है, माइनस हो जाएगा। इक्विटी डिविडेंड जो आपने दिया 2,40,000, ये एक आउटफ्लो है मानता हूं, लेकिन ये सीएफओ नहीं है, ये है सीएफएफ यानी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो ये होगा 2,40,000। इसके अलावा आपने यहां पे लैंड अक्वायर किया 8 लाख का, नई मशीनरी खरीदी 4 लाख की, दोनों के दोनों सीएफआई आइटम्स हैं यानी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 12 लाख रुपए यहां पे। इसके अलावा इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट आइटम दैट हैज टू बी टेकन अंडर सीएफआई। अब जाहिर सी बात है मैंने आप पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया आपके लिए, बट एकदम सिंपल रखा कि सीएफओ का अमाउंट कितना हुआ 14,80,000, सीएफएफ कितना हुआ 2,40,000, सीएफआई कितना हुआ 11,80,000, सारे आइटम्स को लोकेट करते हुए एंड लास्ट में हमने इधर एक्टिविटी सारी मिलवा दी एंड मिलवाने पे लास्ट में एंडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैच हो रहा है। Now this question was from direct method and if you look at the direct method ये बहुत ज्यादा easy था। अगर इसमें देखें तो देखो कितने सिंपल सिंपल आइटम्स थे। 96 लाख का सेल्स है, इनफ्लो है। 72 लाख का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आउटफ्लो है, करेक्ट। अच्छा इंटरेस्टिंग है ये 72 लाख का अगर आप आउटफ्लो यहां कंसिडर कर लोगे तो ये गलत जरूर हो जाएगा, क्योंकि आप अलग से सप्लायर को कितने पैसे दे रहे हो ये आपने कंसिडर किया है। अगर आपको सप्लायर की इंफॉर्मेशन ना हो तो कॉग्स को आप आउटफ्लो माने, नहीं तो कॉग्स इज स्टिल एन अक्रूअल आइटम, तो अक्रूअल आइटम से बचिए, आप कैश फ्लोज पे ध्यान दीजिए। तो आपने 71 लाख को यहां पे मानना है खर्चा। आप देख सकते हैं 72 लाख को ना डिडक्ट नहीं किया होगा, ये देखो ये है सेल्स, ये है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। 7,20,000 का अपना क्या था, 720 वॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड बाद बाकी 3 लाख वे टैक्सेस, तो ये अपने इतने माइनस किए, ये आ गया अपना सीएफओ। सीएफएफ में सिर्फ एक ही आइटम है, सीएफएफ में जो आइटम है वो है इक्विटी डिविडेंड का। हमने इक्विटी डिविडेंड बांटा है तो जाहिर सी बात है इट्स एन आउटफ्लो एंड आउटफ्लो का अमाउंट है 2,40,000। सीएफआई जो है उसमें आपने दो काम किए हैं, एक तो आपने प्लांट और मशीनरी जो भी खरीदा वो खरीदा है, एक 8 लाख का खरीदा और एक 4 लाख का खरीदा, तो 12 लाख रुपए का तो आउटफ्लो है। इसके अलावा आपको 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, सो दैट इज सीएफआई इनफ्लो एंड दैट हैज टू बी कंसिडर्ड हियर। क्लियर? इसके साथ में अपना सीएफओ, सीएफएफ, सीएफआई सब कंप्लीट हो जाता है एंड वी कैन फाइंड आउट कि हमारा ये करेक्ट बना कि नहीं बना बाय जस्ट टेकिंग नेट कैश फ्लोज। इसमें आप ऐड करें बिगनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और एंडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां पे इमीडिएटली आ जाएगा। बोलो जी क्लियर है? करेक्ट, ठीक है। ओके मैं कमेंट्स भी साथ साथ देखता हुआ चलता हूं, बेटर रहेगा। हर्ष यहाँ पे कोई शायद क्वेरी करने वाले हैं, तो क्वेरी आप बताइए अपनी। हर्ष एक बार वापस रिपीट कर दो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 3। अब ये इंपॉर्टेंट है यार, ये फ्री के नंबर देगा आपको। फ्री कैसे भैया? आपसे समझो ये पूछ क्या रहा है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ये अपने से पूछ रहा है, ठीक है। अब यहां पे ये लोग ना थोड़ा मेसअप करेंगे, कभी ये कंपैरेटिव लिखेंगे, कभी ये कॉमन साइज लिख देंगे एंड क्या करना होगा एग्जैक्टली पता नहीं रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। कॉमन साइज में क्या होता है ना, या तो आपको ये पीएल देंगे या तो आप बैलेंस शीट देंगे। बैलेंस शीट देंगे तो बैलेंस शीट के हर आइटम को टोटल एसेट्स की वैल्यू से डिवाइड कर देना, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। सो बैलेंस शीट दी हुई रहेगी, 1 साल हो, 2 साल हो या 3 साल हो, बैलेंस शीट में जो आपका टोटल ऑफ बैलेंस शीट है या टोटल ऑफ एसेट साइड है उससे आप सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देना। इससे आपके परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी बैलेंस शीट, आपका कॉमन साइज कंप्लीट। अच्छा पीएल होने से सारे आइटम को सेल्स से डिवाइड कर देना, जो भी सेल्स का फिगर होगा उससे डिवाइड कर देना, तो इससे भी आपका सारा का सारा वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपका कॉमन साइज का काम हो जाएगा। कंपैरेटिव में क्या होता है, आपको दो अलग अलग पीरियड का दिया हुआ रहता है, आपको दोनों में डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस मतलब डेल्टा या फिर दोनों का जो गैप है वो पता करना होता है एंड फिर उसको परसेंटेज चेंज निकालना पड़ता है जो कि बेस पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पे अगर आप देखेंगे तो 2022 एंड 2023
2022 एंड 2023 ये दो पीरियड दिए हैं, तो ये बेस है 1890 इज बेस, और ये 610 कैसे आया, 2500 माइनस 1890, इससे आया चेंज, एंड चेंज को हमने डिवाइड किया विथ अवर बेस विच इज 1890, इससे परसेंटेज आ जाएगा। दिस इज फेयरली सिंपल, इसमें सारा काम ऐसे ही करना है। बीच में मैंने यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स भी बनाए जो यहाँ लिखे हुए नहीं आए हैं, जैसे कि सेल्स में से जब आप कॉग्स माइनस करते हैं तो आता है जीपी, तो इसको एक सेगमेंट बनाया, इसकी भी वैल्यूज लिखी। फिर इसके बाद हमने इसमें से ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस किए तो आया ईबीआईटी, जिसे हम ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं, उसको भी लिखा। अब इसमें भी आप देखिए सबका गैप लिखा है मैंने, 616 माइनस 380 इज 236, इस 236 को हम डिवाइड कर रहे हैं बाई 380 टू कैलकुलेट अवर परसेंटेज चेंज। क्लियर? एंड फिर इसके बाद में इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करके वी रीच्ड पैट, पैट में भी सेम काम करना है। ये काम करने का अगर आपको 7 मार्क्स मिल रहा है, मेरे हिसाब से वो फ्री के नंबर है, इसको मिस नहीं करें तो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4A में आएगा, ये भी मैं बता देता हूं, 4A विल बी फ्रॉम दिस कैटेगरी। ठीक है सर, ये सारे जून में आए हुए एग्जाम्स हैं, हाँ जून के हैं सारे, अब अपने दिसंबर में चल रहे हैं, ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब देखिए आप रेशियो के नए बड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने पता नहीं कितनी बार बनाया होगा, बट देयर वाज अ टेक्निकल डिफेक्ट इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को बोला कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है, ठीक है अच्छी बात है, फिर बोल दिया कोई बैंक ओडी भी नहीं है। क्या भाई मजाक चल रहा है क्या, बैंक ओडी तो यहां दिया हुआ है। अब सोचिए ऐसा भी कर सकता है इंस्टीट्यूट, और आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इन्होंने बैंक ओडी दिया है और उसके बाद बोलता है भूल जाओ हमने बैंक ओडी दिया है, हम बैंक ओडी नहीं है, नहीं है, सवाल में नहीं है, अब नहीं है तो नहीं है। आपको ये इंफॉर्मेशन को इस तरह समझना है कि भैया जब आप यहां पे लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करोगे उस समय फॉर्मूला लोगे सीए माइनस स्टॉक माइनस सॉरी डिवाइडेड बाय सीएल, सीएल में से बैंक ओडी माइनस नहीं करोगे। क्यों, ये वाली लाइन बोला इसलिए, नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है, सीए माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय सीएल माइनस बैंक ओडी, करेक्ट। बट ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है, अपने को फॉर्मूला यूज करना है सीए माइनस स्टॉक बाय सीएल। ठीक है, ठीक है। सवाल में करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो दिया है, प्रोप्राइटरी रेशियो दिया है जिसको डिफाइन किया इन्होंने। ये प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, आगे वर्किंग कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस एंड बैंक ओडी दिया है। ठीक है, सबसे पहले करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल का यूज करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीए एंड सीएल, विच इज फेयरली इजी टू कैलकुलेट। कैसे, बहुत ही सिंपल है, हम लेंगे करंट रेशियो और उसका फॉर्मूला होता है सीए बाई सीएल, और सीए बाई सीएल की वैल्यू अगर 2.5 है तो ये कहा जा सकता है सीए इज इक्वल टू 2.5 सीएल, CA इज इक्वल टू 2.5 CL, ये कहा जा सकता है। क्लियर? तो अगर CA इज इक्वल टू 2.5 CL तो हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, CA को लिखा 2.5 CL, इसमें से CL माइनस किया टू गेट अवर नेट वर्किंग कैपिटल, फिर CL कैलकुलेट कर लिया और CL के बाद CA भी कैलकुलेट हो गया। नाउ दिस इज वेरी कॉमन, हर क्वेश्चन में ये होता है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस करना चाहिए कि किस तरह हम करंट रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन के साथ वी कैलकुलेट सीए एंड सीएल। एक बार सीएल सीएल आ जाए तो उसके बाद उसमें से स्टॉक निकालना भी आसान है यूजिंग क्विक रेशियो। इस सवाल में क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो दिया हुआ है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है सीए माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई सीएल, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.5। इसमें अगर आपको सीए पता है जो कि है 1 लाख, स्टॉक नहीं मालूम कोई बात नहीं, सीएल तो मालूम है, सीएल इज 40,000। अगर इसकी वैल्यू है 1.50 तो स्टॉक कितना होगा, स्टॉक विल बी 40,000 इंटू 1.5, वो हो जाएगा 60,000 एंड स्टॉक विल बी 1 लाख माइनस 60,000, द रिजल्ट विल बी 40,000। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है स्टॉक इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 60,000, रिजल्ट विल बी 40,000। नेक्स्ट हमें अब बैलेंस शीट पे गौर करना है कि बैलेंस शीट कैसे बनेगी। तो देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए बाकी का काम ना कैसे होगा, बाकी के काम में अपने को यहां पे मानना पड़ेगा प्रोप्राइटर्स फंड को क्या, एक्स। अगर हम यहां पे प्रोप्राइटर्स फंड को मान लेते हैं एक्स तो फिक्स्ड एसेट हो जाता है 0.75x। ये ध्यान देना, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पकड़ लिया सब हो गया, ये सवाल बन गया। प्रोप्राइटर्स फंड को मानना है क्या, x, तो फिर फिक्स्ड एसेट क्या बन जाएगा 0.75x, और फिर टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाना है। सो टोटल एसेट्स में आएगा प्रोप्राइटर्स, चलो टोटल एसेट्स में आएगा फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड प्लस करंट लायबिलिटी।
So my fixed asset is 0.75x plus my current asset is 1 lakh. My proprietor's fund is x and my current liability is 40,000. हम इसको सॉल्व करेंगे. 0.25x is equal to 60,000. Therefore x is equal to 2,40,000. x का वैल्यू आएगा 2,40,000 और उस उधर से सारा कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा. अब ये वाली जो चीज मैंने कराई ये एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन में नहीं पूछा था पर आगे आ सकता है. क्लियर? दिस वॉज नॉट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. यहां पे इसके बियॉन्ड क्या करते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये मैंने शो किया है. पर सवाल में क्या पूछा था? सवाल में पूछा था करंट एसेट बताओ, करंट लायबिलिटी बताओ और स्टॉक बताओ. हम खत्म कर दिए यहीं पे. हमारा करंट एसेट कितना आया 1 लाख, करंट लायबिलिटी कितना है 40,000 एंड स्टॉक का वैल्यू भी आया 40,000 रुपीज. क्लियर? क्या क्लियर? डन. परफेक्ट. नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास यहां पे इंफॉर्मेशन दी है ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. ठीक है, अच्छी बात है. इन्होंने बेसिकली एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना करके दिया है और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और ये अब अपने को बोलते हैं भैया सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पता करके बताओ. बेसिकली आपको पूरा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है. अब कई बच्चे इस बात को समझते नहीं है, जानते नहीं है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है. यहां से आपको अंदाजा करवाता हूं. फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें आप फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस यहां से ले लेते हो. तो ये एक तरह से आपका सीएफओ का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे मान लो. इसके बाद के जितने भी आइटम्स हैं वो सीएफआई और सीएफएफ वाले आइटम है. क्या मानते नहीं है इस बात को? मैं मनवाता हूं. जैसे ये एफएफओ जो है इसमें वर्किंग कैपिटल वाला आइटम नहीं होता. सीएफओ का रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन वर्किंग कैपिटल वाला आइटम नहीं होता. तो ये वर्किंग कैपिटल वाला आइटम या तो यहां या यहां पे भी हो सकता है. अगर वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो आपका एप्लीकेशन हुआ है फंड्स का, और अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो सोर्स है. ठीक है, सोर्स है. तो एफएफओ और वर्किंग कैपिटल मिलाकर के ये सीएफओ वाले आइटम्स हो गए. बाद बाकी सारे सीएफआई या सीएफएफ आइटम्स हैं. जैसे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दिस इज सीएफएफ. डिविडेंड, दिस इज सीएफएफ. सेल ऑफ मशीनरी, सीएफआई. रिफंड ऑफ टैक्स, अब रिफंड ऑफ टैक्स, अब इसको ना दो आइटम्स है, एक रिफंड ऑफ टैक्स है और एक डिविडेंड्स है. इनको आप अलग से ट्रीट करते हो इसीलिए यहां आता है. अब सवाल पढ़ते हैं कैसे बनता है ये. तो देखो सवाल में सबसे पहले अपने पास में क्या है, यहां पे रिटेन्ड अर्निंग्स का बिगनिंग फिगर है विच इज 3,25,600. ठीक है, इसमें नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 648,480. तो ये आपको ऑलरेडी पैट दिया हुआ, आपको इसको खोजने नहीं जाना, आपका काम आसान हो गया. इसके बाद में आपको बोला कि भैया इसमें आपको टैक्स रिफंड आया हुआ है 25,470 का, लेकिन ये इस फिगर में एडेड नहीं है. अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये वाले फिगर में ये बाद में ऐड किया गया है. सो आपको इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. बच्चे यहां डबल एडजस्टमेंट करेंगे, आप करोगे इधर एक डबल एडजस्टमेंट. कैसे? आप सोचोगे सारे आइटम्स ही हमको एडजस्ट कराने हैं. जैसे गुडविल आपने राइट ऑफ किया तो आपका मन करेगा वापस एड बैक कर देते हैं. डिविडेंड का आपका मन करेगा ऐड बैक कर देते हैं. नहीं करना, एज लॉन्ग एज यू आर गिवन द फिगर ऑफ पैट. तो पैट दिया है तो पैट के बाद चुपचाप बैठ जाओ, आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना. हाँ, सवालों में क्या होता है, दे गिव यू ओपनिंग रिटेन अर्निंग एंड दे गिव यू क्लोजिंग रिटेन अर्निंग. तब आप एडलेस वाला काम करते हो फॉर ऑल द रिमेनिंग एंट्रीज. पर यहां अगर आपको पैट चला के दिया है मत करना ये काम. सिर्फ एक काम करना, आपने जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा ना, डेप्रिसिएशन, उसको ऐड कर देना इन योर पैट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर एफएफओ. वही काम हमने यहां किया होगा. यहां आप देख सकते हैं दिस इज अवर पैट, इसमें हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया टू कैलकुलेट अवर एफएफओ. ये एफएफओ रिफ्लेक्ट का होगा इन दिस सोर्स सेक्शन. सोर्स क्यों? क्योंकि इससे पैसे आए हैं हमारे पास, हमारे बिजनेस में पैसे आए हैं. इसकी वजह से कितने पैसे आए? 716,730. ठीक है, अब इसके आगे अपने को बोला कि प्लांट एंड मशीनरी जो है उसकी डब्ल्यूडीवी थी 54,360. करेक्ट. इसके अलावा डेप्रिसिएशन था अलग से 68,250. अब प्लांट एंड मशीनरी की जिसकी डब्ल्यूडीवी थी कितनी? 54,360. इस पे अपने को लॉस भी हुआ है. लॉस कितना हुआ है? 14,460. इसका मतलब डब्ल्यूडीवी चल रहा था 54,360, हम इसको लॉस में बेचे, इसका मतलब पैसे कम आए अपने घर में. कितने पैसे आए? 54,360 माइनस 14,460. तो अपने पास पैसे आए 39,900.
ये पैसे CFI इनफ्लो है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर सेल ऑफ मशीनरी बोलना चाहिए। क्योंकि ये सेल ऑफ मशीनरी है तो 39,900 विल गो इनटू योर सोर्स साइड। तो ये सोर्स साइड में ये एक और चीज दिख रही है। सो इसको क्या दूसरे अप्रोच से कर सकते थे? एकदम कर सकते थे। आप इसमें एक लेजर बना सकते थे। अब लेजर बनाएंगे, अगेन वो सब ना अकाउंट्स के टेक्निक्स हैं, आप लेजर बना सकते हैं। लेजर बनाने से भी ये आराम से हो सकता है, पर अगर आप लेजर नहीं बनाना चाहते आप इस तरह से बुद्धि लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहां लगाया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस मशीन को हमने बेचा उसका WDV चल रहा था 54,360 और इस पे अपने को लॉस हुआ है 14,460 का। तो जाहिर सी बात है कम पे बेचा होगा, लॉस होने का मतलब ये कम पे बेचा होगा। तो 54,000 को आइटम को 14,000 के लॉस पे बेचा तो 39,900 पे बेचा। दिस इज एन इनफ्लो आइटम। ठीक है, आगे अपने को बोला कि प्लांट एंड मशीनरी were purchased during the year at a cost of 1,60,000 but the payment was made in form of debentures। इसका कोई एंट्री नहीं होगा। ये सब भी सीखने वाली बातें हैं, लास्ट टाइम पे तो याद रहेंगी। आज ये सेशन कर ही रहे हो इसलिए क्योंकि इस तरह की एंट्री आएगी तो आपको याद आ जाएगा, अरे हाँ यार इनकी कोई एंट्री नहीं होती। इसकी एंट्री इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये एक तरह का बार्टर ट्रांजैक्शन हो गया। यहां पे कोई कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो हुआ ही नहीं। आपने डिबेंचर इशू किया, उसके बदले में प्लांट ले लिया, तो डिबेंचर इशू किए पैसे नहीं आए उसके लिए, एंड प्लांट खरीदा उसके लिए पैसे चुकाए भी नहीं, क्योंकि यहां पे पैसे का लेन देन कुछ भी नहीं हुआ है। दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एंट्री। ठीक है, ये एंट्री नहीं होगा। ओके इसके अलावा 72,800 के डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया, ये एप्लीकेशन साइड में नजर आ जाएगा एंड वी कैन सी ये रिडेम्पशन में 72,800 जा रहा है। ओके इसके अलावा अपने को यहां पे सवाल में बोला कि भैया हमने डिविडेंड भी पे किया था, ये भी एप्लीकेशन साइड में जाएगा 4,70,350 एंड अपने को जो रिफंड ऑफ टैक्स आया ये हमारे लिए सोर्स का काम कर रहा है, सो दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन सोर्स साइड। सर इसके अलावा और क्या? भाई इसके अलावा गुडविल का कोई एंट्री इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कैश फ्लो आइटम नहीं है। दिस इज नॉट अ कैश फ्लो आइटम। बाद बाकी सारे आइटम ट्रीट हो गए। वी हैव ट्रीटेड ऑल द रिमाइंडर आइटम्स, सिर्फ गुडविल को ट्रीट नहीं किया। सर क्या इससे फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारा टैली हो जाएगा? जवाब है नहीं, आपको बैलेंसिंग फिगर में डालना पड़ेगा कि आपका वर्किंग कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। सर हाउ डू वी नो ये बैलेंसिंग फिगर ही होगा? क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। आमतौर पे इसकी भी इंफॉर्मेशन देते हैं एंड जब इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं तो इसका काम करना आसान होता है। अब आप पहले एक बार इसका जज करो कि इसका स्तर क्या था क्वेश्चन का। मुझे पता है फंड फ्लो स्टेटमेंट से थोड़ा सा ना हड़कम सा मचता है, पर इस फंड फ्लो स्टेटमेंट का स्तर क्या था एक बार वापस उसको रिव्यू करो। ठीक है, मैं एक बार हल्के से वापस रिव्यू करवाता हूं आपको। लेट मी क्लीन एवरीथिंग। यप चलो, अब इसमें अगर हम वापस रिव्यू करें तो देखो यहां क्या क्या हो रहा है। यहां पे सबसे पहले हमारे पास ये रहा पैट ये रहा। टैक्स रिफंड विल बी इन द सोर्स साइड। लॉस ऑन सेल, तो ये यहां पे प्लांट एंड मशीनरी की WDV थी 54,360, उसको लॉस में बेचा, तो यहां से पता चल जाएगा कितना में हमने अपने प्लांट एंड मशीनरी को निकाला। सो दैट विल बी अगेन अ सोर्स ऑफ फंड होगा 54,360 माइनस 14,460, यह आया 39,900। इसके अलावा गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ बुकिश एंट्री, करेक्ट, ये सिर्फ बुक्स में है, कैश फ्लो में नहीं है। डिविडेंड पेड इज एन एप्लीकेशन, ये जाएगा एप्लीकेशन साइड में। एंड इसके अलावा अपने को यहां पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो बुक एंट्री, बट ये कैश फ्लो की कैलकुलेशन में यूज होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो पैट है इस पैट में से पहले से डेप्रिसिएशन डिडक्टेड था, सो विल ऐड इट अप अगेन। हम वापस ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अवर FFO। पॉइंट नंबर 3 की कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इट इज अ बार्टर ट्रांजैक्शन। एंड पॉइंट नंबर 4 इज 72,800 का डिबेंचर्स व्हिच हैव बीन रिडीम्ड, दिस इज एन एप्लीकेशन। अब आप जज करो कि इसका स्तर क्या था। अब आप जज करो कि इसका स्तर क्या था। फंड फ्लो स्टेटमेंट से जो भी घबरा रहे हैं बच्चे, वो अब ये बताओ कि भैया फंड फ्लो स्टेटमेंट इज इट सिमिलर टू कैश फ्लो स्टेटमेंट? यस इट इज। प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस, एकदम हल्का सा डिफरेंस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में लाइन से बनाते हैं CFO, CFI, CFF। यहां पे चित्रा देते हैं, CFO के 2 टुकड़े करते हैं, वर्किंग कैपिटल अलग आइटम, वर्किंग कैपिटल के पहले का आइटम अलग,
एंड जो हम लोग का CFI और CFF होता है उसको भी इनफ्लो और आउटफ्लो के हिसाब से बांट देते हैं। जो भी हमारे आउटफ्लोज हैं उनको हम एप्लीकेशन साइड में रिफ्लेक्ट करते हैं और जो भी हमारे इनफ्लोज हैं उनको हम रिफ्लेक्ट करते हैं इन द सोर्स साइड। दैट इज हाउ वी क्रिएट फंड फ्लो स्टेटमेंट। आगे और भी आएगा, उस समय अपने को इजी लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो सिंपल सा आया, मैंने बोला ही था कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट पूछा है। यहां पे अपने को इनकम स्टेटमेंट पूछा यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिया है। कॉमन साइज करने का मतलब क्या होता है, यहां जितने आइटम आपको दिख रहे हैं उन आइटम को आप सेल्स की वैल्यू से डिवाइड कर दो। यकीन नहीं होता इतने के मार्क्स मिल रहे हैं भाई। आप देखो 5,25,000 को अगर मैं 5,25,000 से ही माइनस करूं, सॉरी डिवाइड करूं, तो इट बिकम्स 100%। बाद बाकी सारे फिगर्स भी ऐसे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 1,35,000 को ही चेक कर लो। 1,35,000 डिवाइडेड बाई 5,25,000 ये आ रहा है 25.71%। क्लियर? ये देख लो 1,08,000 डिवाइडेड बाई 675, सो 1,08,000 डिवाइडेड बाई 6,75,000, तो ये आ रहा है 16%। लो जी भैया, मजा आ गया। ये क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं आ सकता है, ये आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। एंड व्हाई शुड यू मिस आउट ऑन दिस? आपको इसमें मिस आउट नहीं करना चाहिए। क्लियर? इसमें एक और चीज है, जब ट्रेंड का सवाल आता है तो उसमें एक बेस ईयर मानते हैं हम, और उस बेस ईयर के हिसाब से हम परसेंटेज अगर 100 पकड़ते हैं तो अगले साल की जो वैल्यू होती है वो 120% या 130% लेकर के हम करते हैं। सर ऐसा भी प्रैक्टिस कराओगे आप सवाल? यस, वो भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, सो उसकी चिंता मत करना। वो होता है ट्रेंड। हम अभी तक कर चुके हैं कंपैरेटिव, हम कर चुके हैं कॉमन साइज, एक ट्रेंड और कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4A का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 केम इन MQP December 2024 एंड आई वुड से ये एग्जाम में जो आ रहे हैं क्वेश्चन उससे थोड़ा हार्डर है, लिटिल हार्डर। कैसे पता चल रहा है भैया? ये देखो यहां पे ना सवाल में जो वैल्यूज आ रही है सारी गंदी गंदी आ रही है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा की तरह कोई एक वैल्यू होगी और उससे ये पूरा बनेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल अपना पूरा पढ़ लेते हैं। सवाल में बोला है कि वी आर गिवन द समरी ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज एंड सेल इज गिवन, सेल इज 32 lakhs। ठीक है, अब सेल और नेटवर्थ का अगर आपसी संबंध बताया है तो जाहिर सी बात हम नेटवर्थ बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि सेल इज गिवन। सो सेल इज 32 lakhs, नेटवर्थ उसका 2.3 से डिवाइड करने से आ जाएगा। नाउ हाउ डू वी नो दिस? बहुत सिंपल है, इन्होंने बोला है सेल बाय नेटवर्थ is equal to 2.3. Therefore, net worth is equal to sales by 2.3 and we should be getting the value of our net worth. कैसे net worth आया? एकदम आया। सेल लिया 32 lakhs, डिवाइड किया by 2.3, we got our sales. Sorry, net worth. आगे net worth से दो चीजें निकल जाएंगी। पहला क्या है? करंट डेट, दूसरा क्या है? टोटल डेट। अब करंट और टोटल में ये फर्क है कि आप जब टोटल निकालेंगे, मान लेते हैं टोटल आता है 10 lakhs, एक बार ऐसे ही समझा रहा हूं, एंड करंट आता है 6 lakhs, इसका मतलब ये होगा कि जो डिफरेंस है 4 lakhs का वो हो गया नॉन करंट डेट। क्या हो गया? नॉन करंट डेट, क्योंकि करंट डेट आ गया, टोटल डेट आ गया, अगर इन दोनों में कोई फर्क आता है तो वो नॉन करंट हो जाएगा। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इजी टू कैलकुलेट, ये परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो भी आपका नेटवर्थ आया उस नेटवर्थ का 42% करते ही आ जाएगा करंट डेट एंड उसी का 75% करते ही आ जाएगा टोटल डेट। हमने वो निकाला, करंट डेट ये रहा अमाउंट 42% ऑफ आवर नेटवर्थ, टोटल डेट नेटवर्थ का 75% है, ये रहा अमाउंट। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा लॉन्ग टर्म डेट या फिर नॉन करंट डेट। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 10,43,478 माइनस 584,348, क्या ये मैच हो रहा है? 4,59,000। क्लियर? क्या? 4,59,130। ठीक है, ओके। अब हिमानी का एक क्वेश्चन आ रहा है। हिमानी बोल रही है कि सर अभी ये वीडियो देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, एग्जाम में मैराथन देखना है या फिर मैं खुद तैयारी करनी है, ये बताइए। ये तो मैं अपनी बात से कभी पलट ही नहीं सकता। मैं मैराथन लास्ट डे या रिवीजन लास्ट डे के अगेंस्ट हूं।
मैं बोलता हूं नहीं, नहीं करना चाहिए आपको। इससे आपको ना एक बेकार में एक इल्यूजन आता है कि मेरे से सवाल बन रहे हैं, मेरे से सवाल बन रहे हैं। बट अगर आपको खुद से सवाल बनाने हैं और बन रहे हैं आपसे, तो टेंशन खत्म। हाँ, कहीं से खुद से सवाल बना रहे हैं ना, सवाल नहीं बन रहे, तब देखना पड़ सकता है। हालांकि उससे भी कॉन्फिडेंस जो आ रहा है वो झूठा कॉन्फिडेंस है। आज का सेशन मैंने बोला ही था, कॉन्फिडेंस बन रहा है, पर ये कॉन्फिडेंस बनने के पीछे एक कंडीशन अटैच है, सवाल बनने चाहिए। सो हिमानी, मुझे पता है ये एनरोल्ड स्टूडेंट है, अगर आप खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं और आपसे सवाल बन रहे हैं, बिंदास करिए। सवाल नहीं बन रहे हैं, टेंशन हो रहा है, तो इधर पूरा सेशन करके जाइए, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे आप। क्लियर? बात बाकी हमेशा की तरह भाई सेशन वही देखे जिनको जरूरत है इसकी। क्लियर? चलो जी, ओके। एंड एक आधा चीज मैं और ऊपर पढ़ लेता हूं। ओके, निर्वाण ने लास्ट क्वेश्चन के लिए पूछा है, पिछले सम में कैश फ्लो में इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स हमने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्यों नहीं लिया? अरे यार, वो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स जो था उसको हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने पूरे सवाल को ही बनाया था डायरेक्ट मेथड से। ये पहले सवाल की बात कर रहे हैं जिसको हमने बनाया था डायरेक्ट मेथड से। इंक्रीज इन पेबल्स वेबल्स जो होता है ये सब इनडायरेक्ट मेथड में कैप्चर होता है। डायरेक्ट में तो अपने देखते हैं भाई कितना पैसा आया कितना पैसा गया, वो है उनका जवाब। आई होप निर्वाण अभी तक सुन रहे थे। एंड हर्ष बोल रहे थे कि सर थैंक यू, मतलब अप्रिसिएशन चल रहा है, चलो ठीक है, डन। ओके ओके, अब बच्चे पूछे सर ये जो अभी आप करा रहे हो या इस टाइप का सवाल आ सकता है? 100% आ सकता है। ये तो एक ऐसा सवाल है जो कि आना भी चाहिए, सिंपल सा सवाल है, लेकिन नंबर्स इसके क्योंकि गंदे गंदे हैं ना, तो बच्चों को डर लगता है। अब यहाँ नंबर आप देखिए, एक भी राउंड फिगर नहीं आ रहा है, तो ये जब होता है तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बट एनीवेज, एक के बाद एक कैसे तार खुल रहे हैं समझिए इस वापस सवाल में। हमने सेल्स देखा, सेल से हमने नेटवर्थ निकाला, नेटवर्थ से करंट डेट, करंट डेट से टोटल डेट, एंड उसके बाद में हमने यहाँ पे अपने बैलेंस शीट पे काम करना शुरू किया। आप देखो नेटवर्थ लिख लिया और करंट डेट और लॉन्ग टर्म डेट ये सब पता कर लिया। तो अब हमारे पास ना लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब ये काम की चीज है, कैसे? अगर लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया तो एसेट साइड का भी टोटल आ जाएगा, सेम ही होगा भाई। बैलेंस शीट अपनी नहीं मिलती है, किताबों में तो मिलती ही है। सो दिस बैलेंस शीट इज टोटल नाउ। अब इसमें नेक्स्ट आइटम अपने को बोलता है कि भैया आप करंट रेशियो दिया हुआ है 2.9 का, तो अगर करंट रेशियो 2.9 का है ना तो वो भी अब आ जाएगा। कैसे? यहां देखो, अब ये बुद्धि लगानी पड़ेगी। यहां करंट डेट इकलौता करंट आइटम है। अब देखिए और कोई करंट आइटम है ही नहीं, नेटवर्थ करंट आइटम होता ही नहीं है, और लॉन्ग टर्म डेट भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, इट्स नॉट अ करंट लाइबिलिटी। तो ऐसे में आपका करंट लाइबिलिटी में एक ही आइटम है विच इज 584,348। तो अगर करंट रेशियो आपको बोलता है कि इट इज 2.9, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है दैट करंट एसेट इज इक्वल टू 2.9 टाइम्स ऑफ सीएल, और सीएल आपके पास है, सीएल इज 5,84,348. So you need to apply this in order to calculate your current assets. तो करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। अगेन वो क्या काम की है अभी तो नहीं, क्योंकि यहां करंट एसेट डायरेक्टली कोई फिगर नहीं दिख रहा है, बट करंट एसेट की फिगर दिमाग में होनी चाहिए। इसके बाद अपने को बोलता है कि नेट सेल्स टू इन्वेंट्री दिया हुआ है, वो है 4.7 का रेशो। अब ये भी सिंपल है, आपके पास सेल्स है और आप यहां से इन्वेंट्री निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग योर सेल्स बाय 4.7, तो आ जाएगा इन्वेंट्री। अब यहां पहला वो लोचा मत करना कि यार एवरेज इन्वेंट्री आना चाहिए। यार इस सवाल में एवरेज से आप क्लोजिंग पे जा ही नहीं पाओगे, देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन। जब ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है कि आपके पास एवरेज से ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं देता है, तो आप यही मानते हो कि जो आपका एवरेज है वही आपका क्लोजिंग है, वही आपका ओपनिंग है। इसीलिए आप फॉर्मूला देखिए, मैंने इन्वेंट्री के लिए फॉर्मूला लिया सेल्स और उसको सीधा डिवाइड किया बाय 4.7 टू कैलकुलेट माय क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो मेरा क्लोजिंग वही मेरा ओपनिंग, वही मेरा एवरेज। ठीक है, अब यहां एक और चीज है कि ये फॉर्मूले में चला के बोला सेल्स को इन्वेंट्री से डिवाइड करो, तो यहां पे जिद मत पकड़ लेना, नहीं नहीं हमने कॉग्स सीखा है, हमने कॉग्स सीखा है। ना 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 ना, अगर नहीं बोले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए तो हम उसको कॉग्स जरूर लेते हैं, बट चला करके अगर अपने को बोला है सेल्स को डिवाइड करना है और उससे आएगा इन्वेंट्री, तो भाई वैसे ही करना है। सो सेल्स हमने लिया, सेल्स को डिवाइड किया बाय 4.7 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आवर इन्वेंट्री वैल्यू, एंड दैट इज 6,80,851। ओके,
इसके अलावा नेटवर्थ अपने को दिया हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट निकालना है, तो वो होगा 53.2% ऑफ आवर नेटवर्थ। नेटवर्थ आया था 13,91,304, तो उसी का 53.2% करने से आ जाए फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट आ गया, डेटर्स दिया हुआ था, स्टॉक हम कैलकुलेट कर लिए, तो जाहिर सी बात है बैलेंसिंग फिगर विल बी कैश। अब ये बैलेंसिंग फिगर दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप करंट एसेट की टोटल वैल्यू में से डेटर को और स्टॉक को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप टोटल एसेट की वैल्यू में से फिक्स्ड एसेट, स्टॉक और डेटर की वैल्यू को माइनस करके भी कैश निकाल सकते हैं। सो दो तरीके आपके पास में कैश निकालने के। एक तरीका है बाय डूइंग इट थ्रू करंट एसेट्स, एंड सेकेंड तरीका है बाय डूइंग इट थ्रू योर टोटल एसेट्स, एंड दोनों ही रस्तों में इट हैज टू बी सेम। अगर वो सेम नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, इट हैज टू बी सेम। क्लियर? तो पूरा अगर स्ट्रक्चर देखें इस सवाल का, तो सारी शुरुआत हुई थी सेल से, सेल से हम पहुंचे नेटवर्थ पे, नेटवर्थ से हम काफी जगह पहुंचे, करंट डेट मिला, नॉन करंट डेट मिला, या टोटल डेट मिला। करंट डेट से हमने करंट एसेट्स निकाल लिया, ठीक है। इसके अलावा अपने को सेल्स से ही इन्वेंट्री निकालने का बोला था, अपने को सेल से फिक्स्ड एसेट भी निकालने को बोला था। क्लियर? हमने फिक्स एसेट निकाला, इन्वेंट्री निकाला, डेटर ऑलरेडी दिया हुआ ही था, रिपोर्टेड ही था, तो जाहिर सी बात है करंट एसेट में जो रिमाइंडर फिगर था, बैलेंसिंग फिगर, वो कैश ले लिए, और बाद बाकी तो फिर पूरा सॉल्व हो ही गया। सो ये रास्ता है, ये रास्ते को फॉलो करते जाएं, रिजल्ट मिलते जाएगा। नाउ दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन व्हिच कैन कम इन द एग्जाम। हालांकि ये एमक्यूपी में आया हुआ अभी दिसंबर 24 के, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज अ बिग क्वेश्चन। इस पे मैं चाहूंगा कि भैया आप समय बिताएं। मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट के नजरिए से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आ गया ना, तो भैया सिट्टियां गुल हो जाएंगी। क्या बात करो भैया। हाँ, चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे। विल ट्राई कि हम इसको अच्छे से बना पाए, ठीक है। तो ये रहा, सबसे पहले अपने सामने सवाल पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट इज गिवन, बैलेंस शीट का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अमाउंट्स अपने को दिया हुआ है। अब अगर अपने कैपिटल पे ही नजर डालें, तो कैपिटल पे नजर डालते ही दिख रहा है कि जो लास्ट ईयर कैपिटल था 6,75,000 का, वो बढ़ करके हो गया 7,87,500। ये कैपिटल में बढ़ोतरी तभी होगी जब आपने कोई शेयर्स इशू किए होंगे। इशू किया होगा तो सोर्स ऑफ फंड्स बोल करके आना चाहिए। सो सोर्स ऑफ फंड्स में जाएगा ये, और हम एक बार के लिए मान लेते हैं जो भी डिफरेंस है वो होगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये डिफरेंस आ रहा है 787,500 माइनस 675,000, तो 1,12,500 ये सोर्स साइड में जाएगा। फिर हम आते हैं जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में हमको चेंज नजर आ रहा है। ये चेंज जो जनरल रिजर्व में आ रहा है, इसको हम पीएल में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये ऐसे भी पीएल एडजस्टमेंट का आइटम है, तो पीएल एडजस्टमेंट में इसको याद रखेंगे। ये कहीं पे भी अभी यूज नहीं होगा, ये यूज होगा एफएफओ की ट्रीटमेंट में। एफएफओ मैंने आपको बताया था दो तरीके से सॉल्व होता है ना, या दो कंपोनेंट होते हैं उसके। एफएफओ इज नथिंग बट डिराइवेशन ऑफ सीएफओ। सीएफओ बनाते वक्त हम करते हैं पैट प्लस डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, नॉन कैश आइटम्स ऐड करते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऐड लेस करते हैं। यहां तक जो पहुंचते हैं उसे हम कहते हैं एफएफओ। एंड इसके बाद जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस होते हैं उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं एज नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अलग से फंड फ्लो स्टेटमेंट में। एक और डिफरेंस होता है, यहां वर्किंग कैपिटल आइटम्स में कैश को भी कंसिडर किया जाता है, कैश फ्लो में नहीं होता, ठीक है। बस ये बातों का ध्यान रखना है। तो अभी फिलहाल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व लुक्स लाइक अ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसको हम एफएफओ की कैलकुलेशन के लिए बचा के रखेंगे। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में आपको इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट बेची, उस पे प्रॉफिट हुआ 11,250 का। इसका ख्याल रखेंगे ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट की जो भी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट बिकी है उस पे ये प्रॉफिट ऐड करके टोटल सेल प्रोसीड निकाल पाए। एक बार के लिए देखते हैं क्या हम ये इजीली कर पाएंगे क्या। तो इन्वेस्टमेंट्स यहां पे मुझे दिख रही हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू तो यार अचूक है, पहले भी 2,02,500 था, अभी भी 2,02,500 है। तो इन्वेस्टमेंट कहां बिकी भाई, पक्का अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट्स 90,000 की बेची और 90 की वापस खरीद भी ली,
तो भाई 90 की बेचोगे, 90 की खरीदोगे तो तुम्हारा लेजर बैलेंस तो कहीं पे भी नहीं जाएगा। पहले भी था 2,02,500, अभी भी 2,02,500, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन तुमने जो बेचा 90,000 में, उस पे तो तुमने प्रॉफिट लिया ना। वो प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? वो प्रॉफिट का अमाउंट है 11,250। इसका मतलब आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट विल बी अ सोर्स, एंड वो होगा 90,000 प्लस 11,250, 90,000 प्लस 11,250, सो दैट विल बी 101,250, 101,250। ये भी एक चीज पकड़ने वाली बात थी। नेक्स्ट है अपने पास में यहां पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जिसका ओपनिंग फिगर और क्लोजिंग फिगर दिया हुआ है। दोनों के डिफरेंस को हम पैट लेंगे और ये पीएल एडजस्टमेंट की शुरुआत होगी। पैट में कई आइटम्स को एडलेस करेंगे ना, तो विल स्टार्ट विद दिस, तो ये भी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे अपने को बोला कि 3,37,500 के डिबेंचर्स थे, जो कि घट के हो गए 2,25,000 के। क्लियरली आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ डिबेंचर्स को रिडीम किया है। रिडेम्पशन अमाउंट का फेस वैल्यू है 3,37,500 माइनस 2,25,000, सो उसका फेस वैल्यू है 1,12,500। अब ये रिडेम्पशन प्रीमियम पे हुआ या डिस्काउंट पे हुआ, वी हैव नो आइडिया, तो वो नीचे मिल जाएगा। उसके लिए अपने को बोला है डिबेंचर्स वेर रिटायर्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो अगर उसकी फेस वैल्यू ही है 1,12,500 की, तो उस पर और 10% बढ़ा करके आपने दिया होगा, सो दैट विल बी एन एप्लीकेशन, एंड ये एप्लीकेशन हो रहा है 1,23,750 का। ये एप्लीकेशन साइड में क्यों गया? क्योंकि आपके पैसे जेब से लग रहे हैं। कैसे आया मैं फिर बता दूं। डिवेंचर्स की वैल्यू 3,37,500 से डिक्रीज होकर के हुई 2,25,000। जो डिफरेंस है वो है फेस वैल्यू का डिफरेंस, उस पे आपने और बढ़ा के 10% प्रीमियम दिया है, सो दैट हैज ऑल्सो बीन अकाउंटेड फॉर। क्लियर? ठीक है। आगे अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड एक्सपेंसेस 11,250 एंड 13,500। अक्रूड एक्सपेंसेस में आपका जो भी डिफरेंस है, ये करंट लायबिलिटी आइटम है, इसको हम वर्किंग कैपिटल का जो चेंजेस देखेंगे उसमें ऑब्जर्व करेंगे। क्रेडिटर के लिए भी सेम बात है। डिविडेंड्स का आप दो तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इजी करना है ना सवाल, इसको करंट लायबिलिटी में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन नंबर कट सकते हैं। सिमिलरली टैक्सेस के लिए भी नंबर कट सकते हैं। तो इसको कैसे करें भाई? तो इसको करने का उपाय ये है कि इसको अलग से ट्रीटमेंट दिखाओ। इनके लिए ना लेजर्स बना लेने चाहिए। मैंने बनाए भी होंगे क्या? नहीं, मैंने नहीं बनाया, मैंने दिमाग ऐसे ही लगाया है। अब इनको बनाने के लिए लेजर्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपका डिविडेंड का प्रोविजन है। डिविडेंड का ओपनिंग प्रोविजन था 33,750 और क्लोजिंग है 38,250। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या बोला कि जो भी आपने प्रपोज किया था 2023 में, वो आपने पे कर दिया, और 23-24 का आपने यहां पे एक एक्स्ट्रा प्रोविजन भी बनाया होगा। ठीक है, इसका मतलब ये 33,750 जो आपका ओपनिंग का चल रहा था प्रपोज, ये आपने पे कर दिया, तो ये एप्लीकेशन साइड में जाएगा। एंड ये जो नया खड़ा हो गया, ये ड्यूरिंग द ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, इसको आप पीएल एडजस्टमेंट में डालेंगे। किधर डालेंगे? पीएल एडजस्टमेंट में। सिमिलरली टैक्सेस के साथ भी ऐसा ही होगा। टैक्सेस में 7,8,750 का ओपनिंग प्रोविजन था, लेकिन आपने टोटल टैक्स पे कितना किया, इसका अमाउंट दिया है। यू हैव पेड टोटल टैक्सेस, उसका कहीं अमाउंट दिया है? हाँ, 61,875 वेर एक्चुअली पेड, तो आपने पे किया 61,875। इसका मतलब प्रोविजन आपने बनाया है ऑफ द रिमाइंडर 68,625। ये कैसे पता चलता है? अगेन एक लेजर बनाना समझ में आएगा। सिमिलरली फिक्स्ड एसेट में आप देखिए, फिक्स्ड एसेट में आपका डिफरेंस आया है। ये डिफरेंस जो आया, इसमें आपको ये ऑब्जर्व करना है कि फिक्स्ड एसेट्स का कहां क्या हो रहा है। सो देयर इज एन आइटम हियर। अब इसके लिए भी फिक्स्ड एसेट का आप एक लेजर बनाओ, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। फिक्स्ड एसेट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहां आया, क्लोजिंग बैलेंस यहां आया। ठीक है, फिक्स्ड एसेट के बाद में नीचे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसका भी मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ले लिया। ये रहा मेरा ओपनिंग बैलेंस, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 90,000 रुपीज का। ये कहां लिखी है बात? ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड बाय 90,000 रुपीज। Where did we write this? Nowhere. Nowhere. ठीक है, ये बोला आपने को कि एक 11,250 का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। क्लियर? 33,750 का, और उसको हमने बेचा 9,000 में।
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया इस पे आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 33,750 का और WDV है 11,250 का, तो ये था आइटम कितने का? 45,000 का। सो 45,000 का एक एसेट जिसपे आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कर चुके हो 33,750 का, अभी वैल्यू है 11,250 का, उसको भी आपने बेचा है एट अ लॉस ऑफ 9,000, यानी आपने यहां पे लॉस ऑफ 2250 किया है, बेचा है 9,000 में, ये यहां पे इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, अब इसको कैसे रिफ्लेक्ट करें? तो सबसे पहले 33,750 ये ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये आइटम बेचा जा चुका है। बेचा तो ये ट्रांसफर होकर के यहां आ गया, ये आ गया इसमें कैश आइटम 9,000 का जो आपको कैश मिला, एंड 2250 का आ गया लॉस, ये लॉस जाएगा पीएल एडजस्टमेंट में। अब डेप्रिसिएशन का ये बैलेंसिंग फिगर है, ये भी जाएगा पीएल एडजस्टमेंट में। ठीक है, एंड इस पूरे लेजर में 2,70,000 का आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, या कैश साइड में। इसका मतलब आपने इतने रुपए के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको खरीदा हुआ है। ये 270 यहां नहीं आएगा, ये 270 यहां आएगा, गलत जगह रिफ्लेक्ट किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो अपने यहां पे देखते हैं फिक्स्ड एसेट को लेकर के अपने क्या क्या ले रहे हैं। चलो पहले अपने पीएल एडजस्टमेंट का एक एक आइटम देखते हैं। पैट हमारे आ चुका था, मैंने बोला था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किधर का आइटम है? अपना आइटम है पीएल एडजस्टमेंट का। लॉस हुआ फिक्स एसेट पे किधर का आइटम? इधर का। रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे जो आपने प्रीमियम किया वो प्रीमियम भी यहां पे वापस एड बैक होगा। जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, जो आपने प्रपोज डिविडेंड दिया, सब ऐड बैक होगा। डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगा, और जो भी आपने मिसलेनियस राइटिंग ऑफ का काम किया वो सब यहां ऐड बैक होगा। तो एफएफओ का आइटम आया। क्या आपने यहां पे कोई भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात करी? नहीं, क्योंकि आप एफएफओ कैलकुलेट कर रहे हो। वर्किंग कैपिटल के जो चेंजेस हैं वो हमने यहां पे कैलकुलेट किए। सारे करंट आइटम्स जो हैं हमारे, उन करंट आइटम्स का माइनस किया, उसमें से करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल ओपनिंग आ रहा था 343,125, मैंने इसका कोई स्टेटमेंट नहीं बनाया, ऐसे ही कैलकुलेट किया है। और क्लोजिंग आ रहा है 371,250, डिफरेंस आ रहा है 28,125। नाउ दिस इज ऑब्वियसली इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर ये इंक्रीज है देन दिस विल आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन एप्लीकेशन साइड। एक बार फंड फ्लो को ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख लो कि ये कहां क्या आइटम आ रहा है। तो आप देखो सबसे पहले ये एफएफओ आइटम यहां अलग से, और जो आपने इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल देखा ये यहां पे, ये दोनों आइटम्स सीएफओ के आइटम्स हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आपने सीएफएफ का जो शेयर्स को इशू किया वो आएगा सीएफएफ में। सीएफआई में आएगा जो आपने फिक्स्ड एसेट्स 9,000 के बेचे, ये सेल अमाउंट है। फिर आपने खरीदे भी थे 2,70,000 का, तो ये भी जाएगा सीएफआई में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जाएगा सीएफआई में, आपने 1,01,250 का। अब ये कैसे आया? आपका इन्वेस्टमेंट आपने बेचा 90,000 का, प्लस जो आपका कैपिटल रिजर्व का अमाउंट था वो आपने इसमें ऐड किया। डिबेंचर्स का 123,750, ये प्रीमियम के साथ में है। टैक्सेस क्या पे किया? दिया हुआ था सवाल में। डिविडेंड जो पुराना था वही पे किया, और वर्किंग कैपिटल तो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। इन्वेस्टमेंट्स आपने 90,000 के और खरीदे थे, ये आ गए अपने एप्लीकेशन साइड में। तो ये आइटम है सीएफआई, ये आइटम है सीएफएफ, ये आइटम है तो सीएफओ का ही आइटम, टैक्सेस पेड पर अलग से दिखाते हैं। क्लियर? एंड इस तरह से अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है कंप्लीट। सो दिस इज एसेंशियली द कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली, बट इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग होता है। बोलो जी, क्लियर है क्या? परफेक्ट। चलो अब यश पूछ रहे हैं कि सर आप एमसीक्यू सेशन कब लोगे? एमसीक्यू सेशन मैं आपका कल सुबह 8 बजे से लूंगा। ठीक है, कल 8 बजे से अपने एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें अपने एमसीक्यूज को फटाफट आगे बढ़ाएंगे। अगेन नाउ वी जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अब ये सिंपल से सवाल है। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें अपने को वापस पूरा इनकम स्टेटमेंट दिया या बैलेंस शीट देगा और बोलता है कंपैरिजन करो। अब कंपैरिजन वही होगा, आपके पास में दो वैल्यूज दी हुई है, आप उनका चेंज निकालोगे और फिर परसेंटेज चेंज निकालोगे। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर। ये रहा चेंज, ये रहा परसेंटेज चेंज। क्लियर? कैसे आया ये देखो, एक का कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूं। 23,600 का आइटम 2,000 हो गया, तो एक डिक्रीमेंट देखने को मिला है, गिरा है ये वैल्यू, एंड ये इसमें डिक्रीज आया 21,600 का, माइनस आगे लिखा है मैंने, एंड फिर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं बाय 23,600 टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। क्लियर? तो बेस हमेशा ये रहेगा, बेस से डिवाइड कर करके लिखना है। क्या इसको आप ट्रेंड एनालिसिस में भी सवाल बना सकते हैं? एकदम बना सकते हैं।
ट्रेंड एनालिसिस अगर आप इसे करने जाएं तो आपको सारी की सारी जो अपनी बेस वैल्यूज हैं उनको 100% मानना पड़ता है, एंड बाकी वैल्यूज जो होती हैं वो उस हिसाब से आप परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर 103800 इज माई 100%, देन 68600 विल बी 66.09%. अब ये देखिए कैसे हुआ. अगर मैंने इसको अपना बेस मान लिया, ट्रेंड के सवालों में ये होता है, ये मेरा बेस है, तो ये वाली वैल्यू को मैंने इसी से डिवाइड कर दिया. ये हर आइटम के लिए होगा. यानी ये अगर 32,000 ये 26 है, अगर मैंने इसको 100 मान लिया तो ये 26,000 को मेरे को 32,000 से डिवाइड करके परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा. सो इट विल बिकम 26/32. परसेंटेज हो जाएगा उसका 81.25%. इसी तरह सारी कंप्यूटेशंस करनी पड़ेंगी अगर ट्रेंड का सवाल आया तो. क्लियर दोस्तों? डन. क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. अभी जस्ट किया हमने, और इसको हमने जब किया तो सीए, सीएल और स्टॉक पे फिनिश किया था. अब देखो ये पूरा कंप्लीट हुआ है. ये सवाल में अपने पास में नेट वर्किंग कैपिटल, रिजर्व, बैंक ओडी सब दिया हुआ था, प्रोप्राइटरी रेशियो, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दिया. अब यहां थोड़ा ध्यान देना, क्या इधर एक भी जगह लिखा है ये बात कि आपको बैंक ओडी सवाल में नहीं दिया है? नहीं लिखा. नहीं लिखा तो यहां जब आप लिक्विड रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे तो बैंक ओडी को फॉर्मूले में लेना. यानी सीए में से क्या माइनस करोगे? स्टॉक. और सीएल में से क्या माइनस करोगे? बैंक ओडी. क्लियर? एंड उससे जाकर के ये पूरा सॉल्व होगा. पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है. और लास्ट में जाकर के आपको अपने एफए और अपने शेयर होल्डर्स फंड में एक्स वगैरह लेना पड़ेगा. जैसे यहां दिया है प्रोप्राइटरी फंड इज 0.75, करेक्ट. तो प्रोप्राइटरी फंड अगर 0.75 है, इसका मतलब आपको शेयर होल्डर फंड को मानना पड़ेगा x, और फिक्स एसेट अपने आप हो जाएगा 0.75x. फिर पूरा आपको टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी को इक्वेट करके इसको सॉल्व करना होगा. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, वी हैव प्रैक्टिस्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ वर्किंग कैपिटल. बस ये इतना आसान है कि इसमें भाई इन्होंने ये अपने को पूछ ही नहीं रहे कि अपने को फंड फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाओ. ये बस बोलते हैं वर्किंग कैपिटल का जो चेंज है वो लाके दिखा दो. दैट्स सो इजी. आपके पास करंट आइटम के सारे आइटम्स हैं, मतलब करंट एसेट्स के सारे आइटम है, आपके पास करंट लायबिलिटी के आइटम्स हैं. करंट एसेट के सारे आइटम्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कीजिए, आपका ओपनिंग वर्किंग कैपिटल आएगा. इसी तरह क्लोजिंग वाली वैल्यूज के साथ में भी सेम काम कीजिए, आपका क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल आएगा, एंड जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल. बाद बाकी पूरा फुल फ्लेजेड सवाल है, बट इन्होंने पूछा नहीं. इन्होंने सिर्फ पूछा था स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बताएं, बता दिया. क्लियर? अच्छा, ऑब्वियसली इसको करते वक्त ना आपको एक एक आइटम को अलग अलग शो करना पड़ता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे इफ डेटर्स इज 1,60,000 और वो हो गया 2 लाख, सो दिस इज एन इंक्रीज इन डेटर्स. ये क्या है? इंक्रीज इन डेटर्स. तो इसको आपको मान लो इंक्रीज में डाल के रखना है. ठीक है. फिर यहां पे स्टॉक में आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इंक्रीज में डालेंगे. बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इंक्रीज में डालेंगे. कैश इन हैंड की वैल्यू कम हुई है, और ये कंसिडर करना होगा कैश इन हैंड और बैंक भी. ये कम हुई है तो इसको हम डिक्रीज में डाल देंगे. ठीक है. पहला पॉइंट हो गया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स, एंड दूसरा हो गया डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स. तो अगर आपका कैश कम हो रहा है तो इसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल कम होगा. अगर आपका बैंक का वैल्यू कम हो रहा है तो इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल कम होगा. तो आपका कैश भी नीचे आएगा, बैंक भी नीचे आएगा, बाद बाकी सारे आइटम ऊपर. करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो ये आपके वर्किंग कैपिटल को घटाता है. करंट लायबिलिटी का बढ़ना, करेक्ट, ये आपके वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगा कि घटाएगा? अच्छा, यहां पे बढ़ रहा है ना तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा. कैसे? इफ करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस, वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस. इफ करंट एसेट इंक्रीजेस, वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेस. मैं शायद सारा ही उल्टा बोल गया ना, रुको एक बार वापस देख लेते हैं इसको. देखो, स्टॉक बढ़ा है ना, करेक्ट. देखो देखो सारा ही अभी उल्टा बोला, अच्छा हुआ ध्यान गया इधर. अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब आपके करंट, आपके यहां से कैश जा रहा है, कम जा रहा है, एंड इसके वजह से आपका वर्किंग कैपिटल का जो आइटम है उसमें आपको इजाफा दिखाना होगा. इधर क्या दिखाना होगा? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. सीधा ही बोल रहे हैं, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. क्लियर? तो यहां पे देखते हैं सारा कर करके. जस्ट अ मिनट, साफ सुथरा थोड़ा करना पड़ेगा.
चलो अब एक एक आइटम जब शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे? डेटर्स 1,60,000, डिफरेंस आया 40,000 का, ठीक है। स्टॉक डिफरेंस कितना है? 1,09,000 माइनस 77,000, ये आ गया 32,000 का डिफरेंस, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल कितने का डिफरेंस है? 10,000 का डिफरेंस, 10,000। कैश इन हैंड कितने का डिफरेंस? -5,000, -5,000। कैश एट बैंक -2,000 का डिफरेंस है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में देयर इज एन इंक्रीमेंट, कितने का इंक्रीमेंट है? 28,000 का है, क्लियर। एंड करंट लायबिलिटी में देयर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 4,000, ठीक है। इनमें मैंने ब्रैकेट्स नहीं लिए, अभी बताता हूं क्यों। आपको 40,000 को क्या करना है? ऐड। 32 को क्या करना है? ऐड। 10,000 को क्या करना है? ऐड। जोड़ते जाइए, 40 प्लस 32 प्लस 10 -5 -2 -5 -2। अब जो आपका करंट लायबिलिटी बढ़ा है उसको आपको करना पड़ेगा माइनस। करंट लायबिलिटी शुड बी डिडक्टेड, क्योंकि दिस इज एन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इफ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी देन वर्किंग कैपिटल विल गो डाउन। एंड जब आपका करंट लायबिलिटी में बिल्स पेबल का अमाउंट घटा है तो वो एक्चुअल में आपको करना पड़ेगा लास्ट में ऐड। सो विल ऐड 51,000 हियर, क्लियर। सो आइटम्स जो भी शो हो रहे हैं उसमें इंक्रीज वाले साइड में जा रहा है डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। एंड यहां से अपना आ रहा है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। और जो डिक्रीज वाले आइटम है उनमें क्या क्या जा रहे हैं? कैश, बैंक एंड क्रेडिटर्स, क्लियर। इंक्रीज वाले आइटम हो गए 40,000, 32,000, 10,000, बीपी है 4,000 का। सो टोटल इंक्रीज इज 40 प्लस 32 प्लस 10 प्लस 4, 40 प्लस 32 प्लस 10 प्लस 4, 86,000। एंड यहां पे अपने पास आ रहा है कैश विच इज 5,000, बैंक विच इज 2,000 एंड क्रेडिटर्स विच वर 28,000, आई थिंक 28,000। तो ये हो जा रहा है 35,000। नेट नेट 86,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 51,000। ये देखो यहां पे आंसर, क्लियर क्या? क्लियर। अब देखो एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया तो जवाब दे देता हूं मैं। पूछ रहे भैया कंपैरेटिव में क्या होता है, कॉमन साइज में क्या होता है और ट्रेंड में क्या होता है, वापस समझा दो। तो देखो भाई ये तीनों में टेक्निकली तो बहुत डिफरेंस है, पर आपका इंस्टीट्यूट, सीएम इंस्टीट्यूट, यहां कंफ्यूज होता है एंड वो इंटरचेंजेबली कुछ भी यूज करता रहता है। कायदे से क्या होना चाहिए समझाता हूं। अगर आपको ईयर 2023 और ईयर 2024 दिया है, वैल्यूज दी हुई है और आपको पूछा है कंपैरेटिव बनाओ, तो कंपैरेटिव में आप यहां पे एक चेंज का कॉलम बनाओगे और फिर बनाओगे परसेंटेज चेंज का कॉलम, दैट्स इट। ये होता है व्हेन यू आर डीलिंग विथ कंपैरेटिव, ठीक है। फिर अपने आते हैं कॉमन साइज में। कॉमन साइज में ईदर दे गिव यू इनकम स्टेटमेंट और दे गिव यू बैलेंस शीट। अगर ये इनकम स्टेटमेंट देते हैं, हर आइटम को आपको सेल से डिवाइड करना पड़ता है, और यहां पे बैलेंस शीट होता है तो हर आइटम को आपको एसेट के टोटल से डिवाइड करना पड़ता है। अब ये कितना डिफरेंट है आप खुद सोचो। ये ओपनिंग, क्लोजिंग और फिर चेंज कर रहा है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां जो वैल्यूज दी हुई है उनको या तो आप सेल से डिवाइड करो या तो आप एसेट से डिवाइड करो। इसको कहते हैं कॉमन साइज। और ट्रेंड में क्या होता है? ट्रेंड में जैसे डिफरेंस के तौर पे यहां पे 2023 का वैल्यू है 100 और 2024 का वैल्यू है 125, तो हम चेंज में दिखाएंगे 25, परसेंटेज चेंज में दिखाएंगे 25%, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट। ये हुआ व्हेन वी आर डीलिंग विथ कंपैरेटिव। पर अगर यही हम ट्रेंड के साथ जाएंगे तो इस 100 को हम लिखेंगे 100%, इसको लिखेंगे हम 125% एंड चेंज को लिखेंगे 25%। समझ में आ रहा है? तो हम यहां 125 को ही सीधा बेस वैल्यू के कंपैरिजन में लिखते हैं। तो बेस वैल्यू अगर 100 है तो 125 डिवाइडेड बाई 100 विल गिव अस अ वैल्यू ऑफ 125%। तो ये डिफरेंस है। ट्रेंड में बेस होता है आपका बेस वैल्यू, कंपैरेटिव में आपका जो बेस होता है वो होता है आपका ओल्ड वैल्यू, और
कॉमन साइज में आपका बेस होता है या तो सेल्स या तो टोटल एसेट्स। तीनों में बेस का डिफरेंस है। ट्रेंड में बेस होगा आपका बेस ईयर वैल्यू, कंपैरेटिव में होगा पिछला साल का वैल्यू, एंड कॉमन में होगा सेल्स या फिर टोटल एसेट्स। अब क्या ये आपस में इंटरचेंजेबल है? एकदम है। इंस्टीट्यूट कभी भी कुछ भी करता है तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला मैटर रहता है, बट सवाल इजी रहेगा, एक अंदाजा लग जाएगा कि यहां करना क्या आपने को। तीन में से एक आइटम करना है, कोई एक काम करना है, तो वो आराम से हो जाएगा। क्लियर? बढ़िया। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन नंबर 12, इसको हमने स्किप किया। ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है। क्यों स्किप किया? इट्स वेरी सिंपल। कॉमन साइज स्टेटमेंट है और ये बैलेंस शीट बनाया तो हम सभी जानते हैं यहां क्या करना है। वी हैव बीन गिवन 2 बैलेंस शीट्स, ठीक है। आप मुझे ये बताएंगे कि ये परसेंटेजेस कैसे आएंगे। मैं फिर आपको हिंट दे देता हूं, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट दिया है, तो ये जो 7,20,000 का आइटम है इसको हम किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे? व्हाट मतलब हर एक आइटम को एक ही वैल्यू से डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू क्या होगी? सोच समझ के जवाब दीजिए, चैट में लिखिए प्लीज। सोच समझ के जवाब दीजिए कि आप किस वैल्यू से इसको डिवाइड करने वाले हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर परसेंटेजेस। एसेट्स को करेंगे एग्जैक्टली ये रहा 18 लाख ना, तो 7,20,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख, 288 डिवाइडेड बाई 18 लाख, 546 डिवाइडेड बाई 18 लाख, 240 डिवाइड बाई 18 लाख। अब ये सवाल मेरे से मत करना भैया लायबिलिटी साइड को भी एसेट से कर सकते हैं क्या? भाई लायबिलिटी का भी टोटल यही होता है, तो आप इसको भी डिवाइड बाई 18 लाख ही करोगे। हाँ, अगले साल जब जाओगे तो अगले साल की वैल्यू से डिवाइड करना होगा, विच इज 19,50,000। यानी यहां 720 जो है उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 1950 एंड सो ऑन। बस ये कर देना, दोनों को परसेंटेज टर्म्स में लिख देना, ये वैल्यूज उतारना ही, इसके साथ परसेंटेजेस लिख देना, आपका कंपैरेटिव वाला काम, सॉरी कॉमन साइज वाला काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, सवाल में अपने को जीपी दिया, जीपी परसेंटेज दिया, तो अपने को पता चल गया सबसे पहले क्या निकलेगा? सेल्स। हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ दिमाग लगा रहे हैं। सेल्स से हम डेटर्स निकाल लेंगे क्योंकि डेटर्स का वेलोसिटी दिया हुआ है। हम सेल्स से या फिर कह सकते हैं सेल्स से सीओजीएस निकालेंगे और सीओजीएस से एवरेज स्टॉक निकाल लेंगे। फिर क्योंकि क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का आपस में एक संबंध दिया है तो एवरेज स्टॉक से हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमारे पास कॉग्स है और हमारे पास इन्वेंट्री भी है, ओपनिंग और क्लोजिंग भी है, तो हम इससे परचेज निकालेंगे और परचेज से क्रेडिटर्स निकाल लेंगे। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है भाई, और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। ये रहा सेल्स, सेल्स निकालने के लिए जीपी बाई जीपी मार्जिन के रिजल्ट आया। डेटर्स निकालना था, डेटर्स के लिए सेम काम किया, सेल्स को इंटू 3/12 किया, उसका वेलोसिटी दिया था। लेकिन इस सवाल में बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है जो कि आपके रिसीवेबल्स के अंदर ही होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर होता है, तो वो माइनस करेंगे तब आएगा डेटर्स का वैल्यू। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं दैट व्हेन यू विल टेक योर अकाउंट्स रिसीवेबल एंड यू विल डिडक्ट योर बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम इट, यू विल गेट योर डेटर्स। ठीक है, ठीक है भैया, ऐसे ही हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया भैया वो भी बता दो। तो देखो एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ये एक इक्वेशन है, आपके पास एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी ये भी आपके पास इक्वेशन है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू 10,000। तो आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी, इसको यूज करना, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्रेडिटर्स के लिए क्या करना होगा? कॉग्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे तो परचेज आएगा। इस परचेज में जो भी उसकी वेलोसिटी दी हुई होगी वो लेना है, डिवाइड बाय 12 करना है, इससे क्रेडिटर्स आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये किसका सवाल है भाई? अगेन फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है एंड साथ में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी। बहुत ज्यादा ऐसे सवाल हम देख चुके हैं ऑलरेडी, आपको देखना पड़ेगा इसको, ये ध्यान रखना। इजी है, मैंने सॉल्यूशन करके रखा है, एक बार रिव्यू कर लेना। हाँ, अब एक बात तो देखो एकदम तय है, ये तो बिना बोले सही है
कि अगर आप लेजर बना के काम करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, पर लेजर बना के करने से बहुत ज्यादा एक्यूरेसी डेवलप होगी। सो अगर आप लेजर बना के काम करते हो इट विल वर्क लाइक वंडर्स। ध्यान रखना इस बात का। मैंने यहां बनाया, कुछ एक जगहों पे जरूरत पड़ती है, बनाया मैंने। एंड क्वेश्चन नंबर 15 अगेन, क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहां पे अपने पास में अगेन वी हैव बीन गिवन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस डेटा। क्या कुछ बोला है? अच्छा सवाल नीचे है शायद। कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है यानी अगेन वही चेंज एंड परसेंटेज चेंज, करेक्ट। तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा चेंज का कॉलम, तो 21 वर्सेस 22 कर लेना, करेक्ट। एंड उसके बाद में इनका परसेंटेज चेंज का कॉलम बना लेना। ये हो गया कंपैरेटिव। अब यहां शायद ना एक बार आप चेक करना, ठीक है। ऑल्दो इट इज कंपैरेटिव, क्या पूछा है? कंपैरेटिव, पर इंस्टीट्यूट ने खुद यहां कॉमन साइज कैलकुलेट किया होगा। सर आपको कैसे पता चल रहा है? इसलिए पता चल रहा है क्योंकि मैंने यहां पे हिंट के लिए परसेंटेज परसेंटेज लिखा है। जब परसेंटेज परसेंटेज लिख रहा हूं इसका मतलब मेरी तैयारी हो रही है क्या चीज की, पता है? हर आइटम को डिवाइड बाई 8 लाख करने की, हर आइटम को डिवाइड बाई 6,50,000 करने की। अगर मैं ये काम करने जा रहा हूं तब तो भाई ये कॉमन साइज हो गया ना। तो ये इंस्टीट्यूट कई बार करता है भाई, ये पूछ रहा है कंपैरेटिव, बनवा देगा कॉमन साइज। क्या सर ये एक प्रॉब्लम है? हाँ है। क्या इसका कोई भी जवाब हमारे पास? एक ही जवाब है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अगर आपसे बन पड़ता है आप कॉमन साइज और कंपैरेटिव दोनों बना करके आ जाइए, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। बना के आइए, मेरे को लगता है 7 मार्क्स खोने नहीं चाहिए किसी को भी यहां पे, एटलीस्ट फॉर दिस। अगेन सवालों का स्तर लगभग सेम है, ये एमक्यूपी में आए हुए सवाल सारे सिंपल से लगते, सेम स्तर। जीपी, जीपी दिया तो जीपी रेशियो दिया, इससे निकलेगा क्या? जीपी से निकलेगा सेल्स, ठीक है। सेल्स से निकलेगा कॉग्स, कॉग्स से निकलेगा इन्वेंट्री। अब इसी कॉग्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल लो, इसी से आपका कैपिटल भी निकलेगा और आपका फिक्स्ड एसेट भी निकलेगा। मुश्किल है ये करना? एकदम भी नहीं। आओ देखते हैं। अपने पास सबसे पहले जीपी का रेशियो दिया हुआ 20% और जीपी दिया 60,000। सो वी नो 60,000 को डिवाइड करेंगे बाय 20% टू कैलकुलेट सेल्स। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर। इसमें से जीपी माइनस करेंगे, आ जाएगा कॉग्स, कॉग्स आ गया 2,40,000। अब अपने को बोला कि इसी कॉग्स को लेकर के आप डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा कैपिटल। क्लियर? तो यहां पे अपना कैपिटल क्या है? ये रहा अपना कॉग्स, 2,40,000 डिवाइड बाई 2 किया, आ गया 120 कैपिटल, ठीक है। इसी को आप डिवाइड बाई 4 कर दो, आ जाएगा फिक्स्ड एसेट। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया फिक्स्ड एसेट 60,000। इंटरेस्टिंग। डेटर्स वेलोसिटी है, सेल आया हुआ है, सेल में से आप इंटू 2/12 कर दो, डेटर्स आ जाएगा। सो सेल अपने पास 3 लाख का, 3 लाख इंटू 2/12 50,000 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 50,000। 3 lakhs इंटू 2/12 इज 50,000 डेटर्स की वैल्यू। अगेन आपके पास एवरेज जो स्टॉक है वो आएगा। अगर आपके पास कॉग्स है, कॉग्स इज 2,40,000 डिवाइड बाई 6, तो आएगा एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज आ रहा है 40,000 का। और अगेन एवरेज आपके पास है और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर आपके पास है तो इससे आप इक्वेशन लगा करके क्लोजिंग और ओपनिंग पता कर सकते हो। एंड अगेन क्लोजिंग और ओपनिंग अगर आपके पास है तो फिर आपका काम हो गया, आप उससे परचेज निकाल सकते हो एंड परचेज से क्रेडिटर्स। सर ये काम हम कितने टाइम से कर रहे हैं? अनेकों टाइम से। दोबारा करेंगे नहीं, पर आपको बार बार मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सब क्वेश्चंस इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट है कि अगर आप इनकी ही प्रैक्टिस करके जाएं, यू हैव अ ग्रेट चांस इन द एग्जाम कि इससे सवाल फंस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन इट इज फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, लेकिन ये और भी ज्यादा आसान है। ये सिर्फ सीएफओ पूछ लिया, डायरेक्ट मेथड पूछ लिया, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में अपने क्या करते हैं? डायरेक्ट मेथड में अपने सिर्फ, अच्छा डायरेक्ट नहीं है, सॉरी इनडायरेक्ट मेथड ही है। इनडायरेक्ट मेथड में अपने सिर्फ 2-3 काम करते हैं। नंबर 1 हम लेते हैं पैट, पैट में हम ऐड करते हैं अगर कोई भी डेप्रिसिएशन जैसा आइटम है तो, या फिर कोई भी नॉन कैश आइटम है तो, या फिर कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो। ये ऐड या लेस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है।
डेप्रिसिएशन ऐड होगा, ये बात तय है। इसके अलावा हम लोग अगर कोई भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस होते हैं उसको हम यहां पे एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि इफ देयर इज इंक्रीज इन सीएल, क्या है, इंक्रीज इन सीएल, तो सीएल के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। क्लियर? तो हम इसको इंक्रीज में दिखाएंगे, एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी विल गो इनटू एडिशन। ठीक है सर, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में डिक्रीज होगा तो, करंट लायबिलिटी में डिक्रीज होगा तो इट विल बी एडेड, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी विल बी डिडक्टेड। ठीक है, एक एक करके आइटम देखते हैं अपने। आज बार बार ना कुछ वर्किंग्स में ही गड़बड़ हो रही है, मेरे को लग रहा है कुछ सॉल्यूशंस गड़बड़ किए हुए हैं। आओ इसको रिव्यू करते हैं। चलो, प्रॉफिट दिया हुआ है, दिस इज वेयर वी स्टार्ट, ये तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंगली एक भी आइटम यहां पे नॉन कैश आइटम दिया ही नहीं है। नॉन कैश आइटम होता तो क्या यहां पे आता, एकदम आता, जैसे कि डेप्रिसिएशन होता तो हम ऐड बैक कर देते, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होता तो ऐड बैक कर देते, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता तो लेस कर देते। वो सारे आइटम्स यहां पे नहीं है। अब एक एक करके जो आइटम्स है उनको हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं विद सबसे पहले डेटर्स, इजी है, इजी से शुरुआत करते हैं। डेटर्स, डेटर्स का बढ़ना, अगर आपका डेटर्स बढ़ रहा है तो इसके वजह से आपके बिजनेस में कैश कम होगा, कैश कम होगा तो आप इसको दिखाइए यहां पे लेस करके, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट 15,000, हमेशा कैश के पर्सपेक्टिव से सोचिए। अगर प्रीपेड एक्सपेंस आपका घट रहा है, प्रीपेड का घटना यानी एक तरह से कैश का बढ़ना, इसको आप ऐड करके दिखाइए। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल आपका घट रहा है, अगर बिल्स रिसीवेबल घट रहा है इससे वजह से कैश बढ़ेगा, ये दिमाग में डालिए, तो इट विल बी एडेड। क्रेडिटर्स का घटना, दिस इज प्रॉब्लमैटिक, क्रेडिटर्स का घट रहा है इसका मतलब आप उनको पैसे दे रहे हो तो कैश इज डिडक्टेड, दिस विल बी डिडक्टेड। बिल्स पेबल का बढ़ना विल बी एडेड, क्योंकि बिल्स पेबल बढ़ रहा है मतलब आप पैसे नहीं चुका रहे हो, पैसे रोक रहे हो, आपके पास कैश फ्लो उसकी वजह से बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का घटना मतलब आप पैसे चुका रहे हो, इसकी वजह से आपका कैश फ्लो घटेगा। अक्रूड इनकम जो कि पहले था 1500 अब हो गया 1200, इसके वजह से अगेन आपकी करंट लायबिलिटी जो है दैट इज डिक्रीजिंग, एंड इफ योर करंट लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग दैट इज अगेन, यहां देखो ये गड़बड़ मेरे को दिख रहा है, ये डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एड लेस यहां पे गड़बड़ किया हुआ है, दिस इज समवेयर अ प्रॉब्लम, ये मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा इसमें सॉल्यूशन क्या गड़बड़ है। आई विल वेरीफाई दिस, क्योंकि ये गड़बड़ है। अक्रूड इनकम एड और लेस दोनों कैसे हो रहे हैं भाई आइटम, ये यहां गड़बड़ है, इसी को मैं देख करके पहले भी अटका और अभी वापस मेरे को यहां लग रहा है यहां कुछ गड़बड़ है, विल मैच द सॉल्यूशन। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18, आई थिंक ये लास्ट है इस कैटेगरी का जी। अब देखो ये आ गया ट्रेंड का सवाल, यहां पे इन्होंने ट्रेंड रेशियोज बोला है पर फिर भी क्या कर दिया, कंपैरेटिव। क्या भैया क्या बोल रहे हो, हाँ देख लो आप, दे हैव गिवन अस ऑल द वैल्यूज हियर, 2018 का, यहां 2022 का है, यहां चेंज और परसेंटेज चेंज हमने कैलकुलेट किया, करेक्ट। ट्रेंड का अगर हम एकदम ट्रू सेंस में सवाल बनाएं तो कैसे बनेगा, ट्रू सेंस में ऐसे बनना ही नहीं चाहिए। ट्रू सेंस में हम इन सारी वैल्यूज को मानेंगे बेस ईयर वैल्यूज, ठीक है। तो जब हम 2018 का कॉलम बनाएंगे हम सबको लिख देंगे 100%। अब इन सब की परसेंटेजेस निकालेंगे ऑन बेस वैल्यू, करेक्ट। 382, 50, 955 डिवाइडेड बाई 233, 53,010, सो ये आ रहा है 164%, या फिर और एक्यूरेटली 163.79% फॉर 2022। सेकेंड वैल्यू 241, 76, 835 divided by 99, 78, 420. This will be 100%, then this will be 242.29%. 140 lakhs divided by 72.8 lakhs. This will be 100%, then this will be 192.31%. And ये 498,76,090 divided by 280,80,230, this will be 177.62%.
ये हुआ ट्रेंड। आप जो फर्क पूछ रहे थे अब सारा फर्क समझ में आ गया होगा। अगर इसी को हम चेंज और परसेंटेज चेंज से बनाएं तो वो कंपैरेटिव हो जाता है। हम इस तरह बनाएं कि बेस को सबको 100% ले लें और यहां पे सबकी परसेंटेजेस को करें फ्रॉम बेस ईयर वैल्यूज, तो वो हो जाता है ट्रेंड। ये है डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव एंड ट्रेंड। कॉमन एकदम अलग है। कॉमन में आप सेल्स या फिर टोटल एसेट से डिवाइड करके अपने परसेंटेजेस कन्वर्ट करते हो। क्लियर? शोभित का यही क्वेश्चन था, शोभित को ये जवाब दे दिया है कि भैया ट्रेंड कैसे बनाते हैं। ट्रेंड में बेस ईयर वैल्यू लेते हैं और बेस को सबको 100 ले लेते हैं और बाकी सबको उसी के हिसाब से परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखा जाए तो बेस ट्रेंड का जो सवाल है वो अभी क्वेश्चंस में आया नहीं, ना जून में आया और ना दिसंबर में आया। कब आएगा? आपके टर्म में आएगा? क्या लगता है, करें प्रेडिक्शन? चलो देखा जाएगा। चलो इसी के साथ में देखो भाई, अपने रेशियोज के सवाल बहुत इजी होते हैं। मैंने आपको बोला है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। ये 7 मार्क्स आपको आराम से मिल सकता है। कैश फ्लो, फंड फ्लो एंटायरली डिपेंड करता है कि आप कितना इजी सवाल पाते हैं। एक तो क्वेश्चन इजी आ जाए तो, दूसरा आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आप इजी क्वेश्चन पाएं तो 7 आ सकता है, नहीं तो देयर इज अ ग्रेट चांस इसमें 0 भी आ सकता है। 0 नहीं तो 1-2 जो भी खराब नंबर। लेकिन अगेन व्हेन वी लुक एट ट्रेंड या फिर कंपैरेटिव या फिर कॉमन साइज, इधर अपने नंबर आने चाहिए 7 में से 7। तो अभी जो हमने 21 मार्क्स का कवरेज किया, इस 21 में रेशियो एंड ट्रेंड तो बहुत ही इजीली होगा, एंड कैश फ्लो फंड फ्लो बनेगा तो बनाएंगे, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेंगे। इसी से वापस एक रिमाइंडर दे देता हूं, कल के पेपर में, परसों के पेपर में आप सबसे पहले एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू 30 मार्क्स का है, उसमें ट्राई करेंगे कि आप 20+ कैसे भी करके लेके आ पाए। इसको करने के लिए आपको पता ही है एमसीक्यू पे प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। कल सुबह 8 बजे करेंगे। क्लियर? इसके अलावा आपको इसमें और क्या करना है, आपको इसमें और करना है कि भैया आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से 4 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। जस्ट 4 क्वेश्चंस, 4 into 7 28 मार्क्स का कवरेज कर लें। अगर आपने ये 20 और ये 28 संभाला तो आप पेपर में पास मिनिमम हो रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा 4 ही करके आना भाई, करके तो आना 80+ 90+। लेकिन अगर आप हार्ड पेपर में भी 4 सवाल ढूंढ लो और उसको बना के खत्म करो तो मेरे ख्याल से आपका काम हो सकता है। जिसमें मुझे ऐसा लगता है रेशियो इज अ बिग कॉन्टेस्टेंट, आराम से बनना चाहिए। हमारा कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला बनना चाहिए सवाल आराम से। लेवरेज बनना चाहिए। सर लेवरेज क्यों बनना चाहिए? आइए वही शो करता हूं। लेवरेज है एकदम लास्ट में मेरे शीट में, एंड इसके क्वेश्चंस बड़े इजी आते हैं। हाँ, लेवरेज के सवाल ना कभी कभी ऐसे लगेंगे आपको कि ये लेवरेज का सवाल है या कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो उसका ध्यान देना। हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 ये एक्चुअल में कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं कवर करता हूं। कैसे? सवाल पढ़ते हैं। यहां बोला है जे लिमिटेड करेंटली हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 40 लाख, जिसमें 40,000 शेयर्स है। तो 40 लाख रुपीस की इक्विटी है, 40,000 टोटल शेयर्स है, एक एक शेयर 100 रुपीस के हैं, ये बता दिया गया। ये पहले से शेयर्स आपके पास। कंपनी अनदर 30 लाख उठाना चाहती है मार्केट से। इस एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए इनके पास 4 प्लान्स हैं। पहला प्लान है पूरा का पूरा इक्विटी से उठा ले। अगर 30 लाख रुपीस इक्विटी से उठाएंगे तो 100 रुपीस के हिसाब से अगर इशू हो रहा है तो हमको 30,000 एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। पहले से कितने हैं? 40, उसमें और 30 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 70। दूसरा ऑप्शन ये है कि 15 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स 100 रुपीस ईच करके हम इशू करें। तो यहां पे वी विल इशू 15,000 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स? 15,000। हाउ डू वी गेट दिस? 15 लाख डिवाइडेड बाई 100। पहले से 40,000 है, एडिशनल 15,000 इट विल गिव अस 55,000 शेयर्स, एंड बाकी डिबेंचर्स से। अब टोटल 30 लाख में से 15 लाख कम्स फ्रॉम इक्विटी, रिमाइंडर 15 विल कम फ्रॉम डिबेंचर। डिबेंचर 15 लाख का, उस पे 8% इंटरेस्ट होगा, 1,20,000। यू कैन कैलकुलेट, आ जाएगा। ये सब काम आएगी इंफॉर्मेशन। एक और ऑप्शन है कि हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग ले लें। 10 लाख रुपए की इक्विटी यानी ओनली 10,000 शेयर्स। पहले से कितने हैं? 40 प्लस 10,000 कितने हो जाएंगे? 50,000। ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है हमारी, उस पे 9% हमको कैलकुलेशन करना है। कितने पे करना है? ऑन 30 लाख। सो 30 लाख पे, सॉरी 20 लाख पे अपने को ये कैलकुलेशन करना है। 30 लाख में से डेट
आ रहा है 20 का और 10 लाख आ रहा है इक्विटी का, सो 20 लाख का डेट उस पे अपने को कैलकुलेट करना है 9%, सो दैट विल बी 1.8 लाख। एंड डी नंबर ऑप्शन है जहां पे आप इक्विटी शेयर्स 15 लाख के इशू कर रहे हो, अगेन 15,000 शेयर इशू होंगे एंड बाकी जो बैलेंस है वो बैलेंस हो गया 15 लाख। उस 15 लाख पे 5% आप डिविडेंड दोगे, 15 लाख का 5% हो गया 75,000, ये प्रेफरेंस डिविडेंड में जाएगा। अपने को स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, ईबिट ले लेना 15 लाख का, टैक्स रेट ले लेना 50% का। अपने को बोला है कि आप ईपीएस तो निकालो ही, साथ ही फाइनेंशियल लेवरेज भी कैलकुलेट कर लेना। अब ये बहुत सिंपल है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है चारों प्लान का साथ साथ। शुरुआत करेंगे ईबीआईटी से। ईबीआईटी में से जिस जिस प्लान में इंटरेस्ट होगा माइनस होगा। इंटरेस्ट इज इन प्लान नंबर 2 एंड 3, 1 और 4 में नहीं है, तो आप देख सकते हैं 1 में भी नील है, डी में भी नील है। बाद बाकी इंटरेस्ट दो जगह हमने लिया है। इसके बाद अपने आते हैं ईबीटी पे। ईबीटी के बाद टैक्स घटाएंगे, सब में से टैक्स घटेगा 50%। टैक्स घटने के बाद आया पैट। पैट में से अब हम लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज देयर ओनली इन लास्ट प्लान, तो लास्ट प्लान का प्रेफरेंस डिविडेंड घटाया, आ गया पाफेश। पाफेश को डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स मैं जो डिस्कस करा था वो अब यहां काम आ रहे हैं। फिर आएगा ईपीएस एंड ईपीएस आने के बाद आपको लास्ट में कैलकुलेट करना है डीएफएल। तो डीएफएल के लिए यहां देखिए मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है। भैया ये फॉर्मूला तो देखा ही नहीं, फॉर्मूला हमको जो याद है वो है ईबिट बाई ईबीटी। हाँ बच्चा, आमतौर पे यही फॉर्मूला लगता है, पर यहां क्योंकि पीडी का सवाल है, पीडी का है ये रहा, क्योंकि सवाल में पीडी है तो आपका फॉर्मूला लगेगा ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज ईबिट इन द टॉप, डिनोमिनेटर में होगा ईबिट माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी डिवाइडेड बाई टैक्स रेट 1 माइनस टी। सो यहाँ पे 50% टैक्स रेट है तो 1 माइनस टी भी 50% होगा। सो फॉर्मूला क्या है मैं फिर से रिपीट कर दूं, फॉर्मूला इज ईबिट बाय ईबिट माइनस इंटरेस्ट। ये तो आमतौर पे होता ही है, अगर सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो ये वाला फॉर्मूला ऐसा दिखेगा। ये है डीएफएल का फॉर्मूला। गोज विदाउट सेइंग, अगर डीएफएल चेंज होगा तो डीसीएल में भी चेंज होगा डिनोमिनेटर, डीसीएल में भी ये वाला डिनोमिनेटर जाएगा, ये याद रखना। एनीवेज वी सॉल्व दिस। अब इसमें क्या है, ये 3 तो करेक्टली सॉल्व हो जाएंगे, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड को कंसिडर नहीं किया होगा तो। अदरवाइज यहां तक अगर आपने सही बनाया तो 7 में से 1 या 2 नंबर आपके कट जाएंगे। अगर आपका ये फाइनेंशियल लेवरेज सही नहीं बना तो बाद बाकी 5 नंबर या 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को यहां पे एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट करंट एसेट सब दिया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 1,60,000 का, तो उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 16,000 और एसेट का वैल्यू कितना है 4 लाख, याद रखना। अब अपने को बोलता है कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है 3। इसका मतलब टर्नओवर इज इक्वल टू टोटल एसेट इनटू 3, तो 4 लाख का 3 गुना होता है 12 लाख। सो सेल्स का शुरुआत हो गया 12 लाख। उस पे वेरिएबल कॉस्ट है 40%, यानी वेरिएबल कॉस्ट विल बी 4,80,000। हियर यू गो। जो बचा उसको हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, जैसे ही लेस करेंगे आ जाएगा ईबीआईटी। ईबीआईटी में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट विच इज 16,000 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। जैसे ये माइनस करेंगे आ जाएगा ईबीटी, और ईबीटी के बाद टैक्स लेस करके पैट तक आ जाएगा। सवाल में रिक्वायरमेंट था क्या इनकम स्टेटमेंट बनाने का? नहीं था, तो हम बस पैट तक जबरदस्ती गए। हम सिर्फ ईबीटी तक जाते तो भी हो जाता। क्यों? दे आस्क्ड अस ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज। एक बार इनके फॉर्मूले याद करें हम लोग वापस। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाय ईबीटी। एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। क्लियर दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। एंड इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 फर्म है पीक्यूआर, सिंपल है। सबके यूनिट सोल्ड दिए हुए 10,000, सबका सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दिया है। सो इजीली सेल्स निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा।
उसमें से फिक्स कॉस्ट घटेगा तो आ जाएगा ईबीआईटी, वो भी बड़े आराम से आ जाएगा। व्हाट आर दे आस्किंग अस, हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे ये पूछते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज बताओ। ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक है कंट्रीब्यूशन, एक है ईबीआईटी। अगर इन दोनों को कैलकुलेट कर लिया तो आ जाएगा। अब इधर में हमने इसको पूरा करा है और आप देख सकते हैं हमने बस सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाया। ये दोनों आइटम नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू पर यूनिट किया है, ठीक है। फिर आया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाया, आया ईबीआईटी। फिर क्या था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी करके हमने डीओएल निकाल लिया। रिजल्ट्स अपने सामने है, बुक का सवाल है ये, एंड ऑब्वियसली एमक्यूपी में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेटिंग इनकम इज 1,86,000, टैक्स रेट इज 35%। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ये ईबीआईटी दे दिया अपने को। इंटरेस्ट दिया हुआ है दो जगह, अच्छा एक जगह इंटरेस्ट है, एक जगह प्रेफरेंस डिविडेंड है। सो इंटरेस्ट है 5 लाख का 14% 70,000, और 1 लाख का 15% प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो 15,000 इज पीडी। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, 4 लाख का अगर आपके पास टोटल इक्विटी कैपिटल है, एक एक शेयर 100 रुपीज का है, सो 4 lakhs डिवाइडेड बाई 100, सो दैट विल बी 4,000 शेयर्स, दैट विल बी 4,000 शेयर्स। क्लियर? इसके बाद में अब अपने को कैलकुलेशन क्या करना है, ईपीएस का कैलकुलेशन करना है। तो ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए सिंपल है, हम इनकम स्टेटमेंट बना के भी काम कर सकते हैं। हमारे पास ईबीआईटी पहले से है, ईबीआईटी इज 186,000, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे 70,000 का। अब जो बचा उसमें से टैक्स घटाना है। सवाल में टैक्स कितना दिया हुआ है, टैक्स इज 35%, तो 35% टैक्स घटाना या फिर जो भी वैल्यू उसका 65% रखना, एक ही बात होता है। तो ये हमने किया, इसमें से हमने माइनस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर फाइनली डिवाइड कर दिया बाय नंबर ऑफ शेयर्स टू कैलकुलेट अवर ईपीएस। क्या ये काम इनकम स्टेटमेंट में किया जा सकता था? एकदम किया जा सकता था, आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। आगे अपने को अब बोलता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बताओ एसोसिएटेड विद 30% चेंज इन ईबीआईटी। अब ये इंटरेस्टिंग है, अपने को ईपीएस और ईबीआईटी का अगर आपस का रिलेशनशिप पूछ रहा है तो हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे डीएफएल, क्योंकि इन दोनों के रिलेशनशिप को डीएफएल समझाता है। कैसे? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। डीएफएल का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो अपने को डीएफएल चाहिए। डीएफएल के लिए अपने पास में यहां पे देखो वैल्यूज निकाली हमने। अरे भाई 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 भाई, डीएफएल कैसे आ रहा है समझो। अभी मैंने बताया था अगर सवाल में क्या हो पीडीओ तो फॉर्मूला अलग ढंग से लिखते हैं, तो इट बिकम्स ईबीआईटी बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी। तो मेरा ईबीआईटी है 1,86,000 डिवाइडेड बाय 1,86,000 माइनस अपना इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 70,000 का, ठीक है, और प्रेफरेंस डिविडेंड है 15,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.35। क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं। 186,000 डिवाइडेड बाई, ये आ रहा है 186 माइनस 70 116,000 माइनस 15,000 डिवाइडेड बाई 0.65, दिस इज 23077। so this will be 186,000 divided by 116,000 minus 23077, ये आया 92923। अब इसको हम सॉल्व करेंगे to calculate 2.002. This is my degree of financial leverage 2.002। आप इसे 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं, मना ही नहीं है। क्लियर? या 2.01, 01 तो नहीं होगा, 2 लिखो या 2.002, ठीक है। तो अब ये वाला फॉर्मूला के ऊपर यार 2 बार बात हो चुका है, तो प्लीज इसका ख्याल रख लेना। अगर सवाल में प्रेफरेंस डिविडेंड हो, प्लीज डोंट यूज द फॉर्मूला ईबीआईटी बाई ईबीटी, वो फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर? ओके। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल, अरे भाई पीछे से पूछ रहे हो तुम, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज पूछा है तीसरे क्वेश्चन में, जबकि उसका एप्लीकेशन है इन द सेकंड क्वेश्चन। कैसे? अपने को कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, तो उसका फॉर्मूला ही होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इनटू डीएफएल। तो डीएफएल तो लगेगा अपने को, तो ये डीएफएल 3 नंबर का पहले कैलकुलेट होगा, जो आएगा उसको हम अपने परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जो कि है 30%, उसमें अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। क्लियर?
लास्ट में बोलता है क्या एडिशनल डेटा चाहिए ताकि आप ऑपरेटिंग और कंबाइंड लेवरेज भी कैलकुलेट कर पाओ। तो भाई हमारे पास ईबीआईटी तो पहले से है, अगर कंट्रीब्यूशन का व्यवस्था हो जाए तो फिर हम ऑपरेटिंग लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज दोनों ही कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ऑल वी नीड इज वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, एमक्यूपी में आया हुआ है, एग्जाम के लिए तैयार रहिए। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। Question number 5. DOL, DFL and DCL has been asked. Units are given. Selling price is given. Variable cost is given. यानी सेल्स बड़े आराम से आएगा, वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करके कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी लेस हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो गिवन। तो आ जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा तो ईबीटी भी आ जाएगा। पूछ क्या रे भाई, हो गया ये तो खत्म, कुछ नहीं है सवाल में। बड़े इजीली आप इनकम स्टेटमेंट बनाइए, यू विल गेट दीज वैल्यूज व्हेन यू विल कैलकुलेट इनकम स्टेटमेंट। बेस्ड ऑन दैट you have to just apply formula to calculate DOL, DFL and DCL. Question number 6, final question for this session. ये बहुत ही अच्छे सवालों में से है एंड लेवरेज का जो हमारा लास्ट 3 क्वेश्चंस है जिसको हमने डबल स्टार कर रखा है उनमें से है ये। इनको प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इजी है लेकिन प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो बनेगा। सवाल में अपने को दिया है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स इज 75 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट इज 42 lakhs. So sales is 75, वेरिएबल इज 42, कंट्रीब्यूशन इज डेफिनेटली 33 lakhs. इसके बाद इसमें से हमने 6 lakhs का अगर फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो ईबीआईटी आएगा कितना, 27 lakhs. 27 lakhs का ईबीआईटी, उसमें से अब माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए 45 lakhs का लोन और उस पर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 4.05 lakhs. 4.05 lakhs is our interest. EBIT में से इंटरेस्ट घटाओ आ जाएगा EBT. EBT आया 22.95. क्या ये सारा काम इनकम स्टेटमेंट में किया जा सकता था? एब्सोल्युटली यस। क्यों नहीं किया? मजा आ रहा था। पर आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। ओके, अब सवाल में अपने को बोलता है कि भैया पहले तो बताओ हमारी आरओआई क्या चल रही है। तो आरओआई के लिए फॉर्मूला होता है EBIT बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। सवाल में ईबीआईटी अपना आ चुका है, ईबीआईटी इज 27 lakhs. कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, सी की आपके पास डेट कितना और इक्विटी कितना है। तो डेट हमारे पास 45 lakhs, इक्विटी है 55 lakhs, दोनों मिला के हो गया 100 lakhs. तो 27 lakhs divided by 100 lakhs, result is 27%. So your ROI is 27%. Our second question is, क्या ये favorable financial leverage है? The answer is yes. Why yes? Because our ROI is greater than our cost of debt. Our cost of debt is 9%, whereas we are generating a return of 27%. Because our ROI is greater than KD, our leverage is favorable. नंबर 3 क्वेश्चन है कि आप अपना एसेट टर्नओवर निकालो और इंडस्ट्री जिसका 3 है उसे कंपेयर करो। तो भाई मेरा एसेट्स है 100 lakhs का, कैसे आया? If my debt plus equity is 100 lakhs, then my asset is also 100 lakhs. So my assets is 100 lakhs while my sales is only 75 lakhs. So formula होता है turnover by assets. So उस हिसाब से this is 0.75. Is it lesser than the industry average? Absolutely yes. Industry average है 3 का, यहाँ पे average आ रहा है 0.75. लोअर लिखना पड़ेगा। क्या हम तीनों लेवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं? इफ वी कैलकुलेट इनकम स्टेटमेंट हियर, यस वी कैन, बड़े आराम से हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछता है इफ सेल्स ड्रॉप टू 50 lakhs, व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी लेवल? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। आपकी सेल्स है 75 lakhs, ये गिर के अगर 50 lakhs पे आ जाए, यानी ये 25 lakhs से गिरी है, तो इसको परसेंटेज चेंज इन सेल्स के टर्म्स में हम पकड़ेंगे 33.33%। 75 lakhs में से 25 lakhs अगर गिर जाए तो फिर दैट्स अ फॉल ऑफ 33.33%, विच इज इफेक्टिवली 1/3। एंड यहां पे अब अपने को ये देखना है कि ईबीआईटी का नया लेवल क्या होगा। तो भाई अपने पास अगर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू डीओएल। डीओएल हमारा अगर आ जाएगा ऊपर तो फिर ये वाला फॉर्मूला आप लगा लेना। परसेंटेज चेंज इन सेल्स ऑलरेडी आ गया 33.33%, इसको बस आप डीओएल से मल्टीप्लाई कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है सर, दिस इज ऑल्सो डन। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है?
इसके लास्ट क्वेश्चन में है, बोलता है एट व्हाट लेवल ऑफ ईबीटी अवर एट व्हाट लेवल विल द ईबीटी ऑफ द फर्म विल बिकम जीरो। बेसिकली ये ईबीआईटी आपसे पूछना चाह रहा है, जहां पे ईबीटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपको ईबीटी को जीरो करना है तो आप परसेंटेज चेंज इन ईबीटी को 100% मानोगे। क्या मानोगे, 100%। और फिर इससे अगर आपको परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना है तो उसके लिए हम डीएफएल का यूज लेंगे। कैसे, डीएफएल का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस लिखो या फिर ईबीटी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसका मतलब अगर हमको यहां पे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना है तो हम कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय डीएफएल। सो ये वाला फॉर्मूला लगाना, आपका ईबीआईटी में कितना परसेंट चेंज आ रहा है वो पता चल जाएगा। एंड वंस दैट इज नोन तो आप अपनी एग्जिस्टिंग ईबीआईटी लेवल से उतना वैल्यू घटा लेना। अपना एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है 27, मान लो अगर ये परसेंटेज आता है 40% डाउन, तो आप 27 में 40% घटाओगे, यू विल गेट योर न्यू लेवल ऑफ ईबीआईटी। अब यहां पे एक और चीज दिमाग में आता है, सबके दिमाग में आता है कि सर हम ईबीटी को अगर जीरो कर दें तो हमारा ईबीआईटी होगा जीरो प्लस इंटरेस्ट। करेक्ट, क्या हम वो काम कर सकते हैं? यहां पे करने को तो कर सकते हैं पर नहीं करना चाहिए। दे वॉन्ट यू टू टेस्ट योर ये वाला फॉर्मूला हियर, समझ में आ रहा है? दे वॉन्ट यू टू कैलकुलेट दिस। तो ये चीज जो है ये मत करना एग्जाम में, आप बैक कैलकुलेशन मत करना। इनको ये परसेंटेज चेंज ज्यादा पसंद आता है तो ये परसेंटेज चेंज से करना। हाँ, अगर फिर भी मन हो आप ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। क्लियर, आपके माइंड में पक्का आ रहा होगा। ओके, आयुष का जो क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं फटाफट 5 मिनट, देन आई विल रिलीज यू फॉर द डे। एंड कल वापस 8 बजे मिलेंगे, एमसीक्यू के साथ शुरुआत करेंगे एंड फिर हम लोग फटाफट सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस को रिव्यू करके खत्म करेंगे। कल भी बहुत ज्यादा बड़ा सेशन नहीं लूंगा, घबराइएगा मत, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे के अंदर खत्म करेंगे सब। ओके ओके, चांदू का एक क्वेश्चन है कि सर इनडायरेक्ट मेथड में नॉन कैश वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड और नॉट। ऑब्वियसली नॉन कैश को ही कंसिडर करना होता है इन इनडायरेक्ट मेथड। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट का सबसे बड़ा डिफरेंस है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में जब आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो उसमें आप कैश और बैंक को भी कंसिडर करते हैं, बट जब आप चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं फॉर योर सीएफओ यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसमें आप कैश और बैंक को कंसिडर नहीं करते। आयुष का क्वेश्चन है इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, ये सब सीएफओए में एडलेस होगा क्या? इसके पीछे की कहानी है। देखो, इंटरेस्ट के लिए तो खास करके नहीं होता है, ठीक है, समझो आप ये बात समझो। सवाल में अगर आपको दिया हुआ है पैट और एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पे आपने किया है और एक जगह आपको लिखा है डिविडेंड पे किया है, तो इंटरेस्ट पेड को तो आप ऐड करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज दिस इज नॉट सीएफओ रिलेटेड, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ऑपरेशंस। पर डिविडेंड को कितना ऐड करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने डिविडेंड प्रपोज कितना किया। सर इसके पीछे का ट्रीटमेंट बताओ, समझाता हूं। मान लो आपका प्रपोज्ड डिविडेंड था 20,000, ठीक है, आपने ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पे कर दिया, जो भी आपने प्रपोज किया था 20,000, और फिर आपने नया प्रपोज डिविडेंड खड़ा कर दिया है 25,000 का। तो आप जाहिर सी बात है ये जानना चाह रहे हो कि यहां कितना अमाउंट से डिविडेंड ऐड होगा। तो यहां डिविडेंड ऐड होगा 25,000 से, जितने से आपने नया प्रपोजल ऐड किया है। लेकिन जब आप सीएफएफ में दिखाएंगे डिविडेंड पेड, तब आप दिखाएंगे 20,000। समझ में आ रही बात? आप प्रपोज डिविडेंड में ये देखेंगे कि आपने कितने का प्रपोजल एक्स्ट्रा क्रिएट किया। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और समझ में आएगा आपको। मान लो प्रपोजल था 20,000, आपने पे कर दिया 30,000 और फिर से प्रपोज में खड़ा हुआ है 25,000। अब ये कैसे करें हम? तो भाई इसमें अगर आपने डिविडेंड दिया 30,000 का, तो एकदम क्लियर बात है कि ये 30,000 में 20,000 आपने प्रपोज को चुकाया होगा और बाकी 10,000 आपने
इंटरिम डिविडेंड दिया होगा। क्या दोनों को ऐड करना पड़ेगा? यस। तो जब हम ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड बोल के, वी विल ऐड द एंटायर थिंग। एंड हाँ, प्रपोज में तो 25,000 लिखा ना, ओहो, लेजर बना के दिखाना पड़ेगा। ये है प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। आपने 20,000 का ओपनिंग दिखाया, क्लोजिंग दिखाया 25,000 का। ड्यूरिंग द ईयर आपने जो पे किया है वो पेमेंट अमाउंट है 30,000 का। तो बाकी जो भी है वो पीएल में आपने दिखाया होगा। अब किसी भी नाम से दिखाओ, दिखाया है तो आपका यहां आ रहा है 55,000, यहां आ रहा है 20, तो आपने दिखाया 35,000 इन योर पीएल। अब इस 35 में आपका 25 इज द फ्रेश प्रपोज डिविडेंड, so 25,000 is your proposed dividend and 10,000 is actually your interim dividend। अलग अलग नाम से नहीं भी दिखा पाओ तो कोई बात नहीं, 35,000 दिखा दोगे तो भी हो जाएगा। तो हमेशा लेजर बनाओ, लेजर बना के काम आसान हो जाता है। टैक्सेस में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। टैक्सेस में कैसा होता है समझा देता हूं। प्रोविजन फॉर टैक्स पहले से चल रहा था 60,000, ये है बिगिनिंग, एंडिंग चल रहा है 70,000। आपने टैक्स एक्चुअल में पे किया है 20,000 का, तो आप प्रोविजन कितने का बनाए पीएल में ये चेक करना है। सो दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस 60,000, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस 70,000, यू हैव पेड 20,000, तो आपने प्रोविजन बनाया है 30,000 का। तो पीएल में जब आप टैक्स का प्रोविजन या फिर पीएफटी नाम से ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे अमाउंट 30,000, और सीएफओ के लिए जब टैक्सेस लेस करेंगे तब आप करेंगे 20,000। ये फंडामेंटल डिफरेंस है जो आपको संभालना होता है। दीप्ति वापस पूछ रही है, सर ईबीटी को अगर जीरो करना है तो क्या उसको परसेंटेज चेंज 100% लेंगे? यस, उसका परसेंटेज चेंज 100% ही लेंगे। क्लियर क्या दोस्तों? अब आज का अपना टारगेट यही होना चाहिए कि आप रेशियो का, कैश फ्लो, फंड फ्लो का, लेवरेज का, कंपैरेटिव कॉमन का, कम से कम दो सवाल अब आप खुद से बनाइए, फिर आप आराम कीजिए, या फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाना हो तो जाइए। क्लियर? बट ये आप एक अंदाजा करके ही चलिए। सबसे पहले इनके एक दो सवाल खुद से बनाइए, इससे आपको एक ओवरऑल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? चलो फिर कल मिलते हैं। अभी तो और कोई क्वेश्चंस मुझे नजर नहीं आ रहे। कल अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहना, हम लोग मिलते हैं फटाफट। कल भी एक छोटा सेशन करेंगे और उसमें अपने फटाफट अपने रिविजन्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू ऑल।